हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन हम कर रहे हैं, जो आपका ऑप्शनल पेपर है। कुछ लोगों ने एनवायरमेंट लिया है, तो इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। वो बीच में रुक गया था, घर में चूहा निकल गया और दीदी ने चिल्ला दिया बहुत तेज से, तो मैंने वहीं पे वीडियो को स्टॉप कर दिया और वो ही पार्ट अपलोड कर दिया। उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन बीच में ही रह गया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 35 मिनट का है। अगर स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो वो 10-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं तो अपनी स्पीड से पढ़ाती हूँ। देखो, जो नॉर्मल स्पीड है, जिसको ज़्यादा स्पीड चाहिए वो स्पीड बढ़ा लो, जिसको कम चाहिए और कम कर लो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल टू प्रमोट कंजर्वेशन। यानी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं, यानी जो हम एनवायरमेंट को बचाते हैं, जो संरक्षण करते हैं अपने पर्यावरण का, उससे क्या मतलब है, उसे क्या समझते हैं, और उसका स्कूल का क्या रोल है एनवायरमेंट को कंजर्व करने में, उसको बढ़ावा देने में। ठीक है, कंजर्वेशन को बढ़ावा देने में। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है? It is an activity of individual, organization and government protecting the natural environment। यानी हम लोग, सारे लोग, जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, सारे मिलके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी पर्यावरण संरक्षण। इसका रिजल्ट क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड द करंट नेचुरल एनवायरनमेंट एज वेल एज टू रिपेयर हार्म एंड रिवर्स ट्रेंड्स व्हेन फीजिबल। यानी ये जरूरी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी है, बिजली है, ये सारी क्या है, इन्हें हम कंजर्व करें और करंट नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। और जो गलत चीज़ें हो रही हैं एनवायरनमेंट के साथ, उसको भी क्या है, या तो उसके अगेंस्ट जाएं या उन चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, इसका महत्व क्या है एनवायरमेंटल कंजर्व का, यानी पर्यावरण संरक्षण का महत्व क्या है? तो इट हैज़ बिकम इनहेरेंटली इंपॉर्टेंट टू वर्क टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। द फॉलोइंग पॉइंट्स इलुसिडेट द क्रूशियल नीड टू सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम फर्दर डिग्रेडेशन। हमें ना जो चीज़ें हो रही हैं गलत, जो चीज़ें हमारे एनवायरमेंट का विनाश कर रही हैं, उन चीज़ों को हमें कम करना चाहिए। जैसे कि टू रिड्यूस एयर एंड वाटर लैंड पोल्यूशन, यानी ये चीज़ हमारे कंजर्वेशन को, हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को ये चीज़ें खराब कर रही हैं। जैसे कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो, चाहे हवा का पोल्यूशन हो, किसी भी तरीके का प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, किसी भी तरीके का प्रदूषण हो, उसे हमें क्या करना है, कम करने की कोशिश करनी है। फैसिलिटेट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें हमें बचाना है, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उन्हें यूज़ कर सके। अब जैसे कि पानी के लिए बोला जाता है कि पानी बचाओ, लेकिन तब भी हम पानी कितना वेस्ट करते हैं। तो ऐसे एक दिन तो पानी बहुत कम हो जाएगा, फिर पानी पैसों में मिलेगा, मिलता तो अभी भी पैसों में है, लेकिन अब हम क्या है, अब अभी भी इतना ज़्यादा पैसों में नहीं मिलता। कभी हम बाहर ही जा रहे हैं, हमें पीने की बोतल लेनी है, किसी तरीके की ज़रूरत है तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन घर में जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए पानी यूज़ करते हैं, वो हमें पैसों में थोड़ी ना मिलता है। वो तो धरती के नीचे से आता है, समरसेबल सबके घर में लगे हुए हैं, तो वो ले लेते हैं। तो पानी हमें बचाना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना है, कंजर्व करना है। अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर पेड़ पौधे, कीटनाशक, सारे जितने भी इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े, हम लोग सब लोग आ जाते हैं। सारी चीज़, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो हमें इसको भी प्रोटेक्ट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, यानी जो भी एनवायरमेंट को लेके चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं या इंप्रूवमेंट के जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो इनिशिएटिव हैं, जो सतत विकास है, उसे हमें क्या करना है, लागू करना है, लागू रखना है, इम्प्लीमेंट करना है। इकोलॉजिकल बैलेंस करना है, यानी इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिक तंत्र जो है, उसको बैलेंस करके चलना है। और अपनी प्लेनेट को जितनी भी हार्मफुल चीज़ें हैं या ग्लोबल वार्मिंग, जो भी चीज़ें हो रही हैं जिससे हमारी प्लेनेट का विनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके की हानि हो रही है, उससे हमें बचाना है। ठीक है,
स्कूल का क्या रोल है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने, तो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है और बच्चों को अवेयर करता है। इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं स्कूलों में, इस तरीके के एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात की जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल बताए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया जाता है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में अवेयर किया जाता है कि भाई विविधता क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है जो क्लाइमेट चेंज होता है, पोल्यूशन क्या होता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं, ये सारी चीजें बच्चों को बताई जाती हैं। तो एजुकेशन का रोल है, यानी स्कूल क्या काम करता है, एनवायरनमेंट एजुकेशन का काम करता है और बच्चों को अवेयर जागरूक करने का काम करता है। करिकुलम इंटीग्रेशन का काम करता है, यानी पाठ्यचर्या एकीकरण का काम करता है, यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाते हैं। एजुकेशन के टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि साइंस के अंदर एजुकेशन के टॉपिक होते हैं, एजुकेशन नहीं एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा ज्योग्राफी के अंदर होते हैं, सोशल स्टडी के अंदर होते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जिससे बच्चे को एक व्यापक समझ मिल सके, चारों तरफ से बढ़िया तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन मिल सके और वो जो पर्यावरण में मुद्दे हो रहे हैं उन्हें भी समझ सके। ठीक है, बच्चे को हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, उसे फील्ड ट्रिप, भाई टूर करवाए जाते हैं, टूर तुम लोगों को भी कराए गए हैं, हम लोगों को भी कराए गए हैं। ठीक है, टूर पे ले जाते हैं बच्चों को, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिससे कि बच्चों को एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो एनवायरनमेंट से अवेयर होते हैं, इश्यूज से अवेयर होते हैं, उन्हें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना, जैसे कि एनर्जी को बचाना, कंजर्व करना, वाटर को बचाना, वाटर कंजर्वेशन मीजर यूज करना कि पानी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, वेस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या इसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, कैसे हम इको फ्रेंडली इनिशिएटिव ले सकते हैं। ठीक है, बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट टू अडॉप्ट सस्टेनेबल बिहेवियर बोथ एट स्कूल एंड इन पर्सनल लाइफ, यानी हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि उन्हें कौन कौन से व्यवहार अपनाने हैं, कौन कौन से सतत व्यवहार अपनाने हैं, स्थायी व्यवहार जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी और स्कूल में भी, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, यानी इस तरीके की फैसिलिटीज दें। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बच्चों को गार्डन में लेके जाएं, ग्रीन स्पेसेस में लेके जाएं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में लेके जाएं और बायोडाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों से बच्चों को अवेयर कराएं, बच्चों को मौके दें कि वो एनवायरनमेंट के बारे में सीख सकें, इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकें जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई हों। उन्हें आउटडोर एजुकेशन दें, ऐसे नहीं स्कूल के बस क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, आउटडोर एजुकेशन दें, यानी बाहर लेके जाएं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग दें, आप आंखों से देखें, सीखें, नेचर से कनेक्ट हों और नेचर के बारे में समझ लें और इस तरीके की स्किल्स डेवलप करें जिससे कि एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। आउटडोर क्लासरूम, नेचर ट्रेल्स एंड एनवायरमेंटल लर्निंग सेंटर्स ऑफर इमर्सिव एक्सपीरियंस दैट डीपन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, इकोसिस्टम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी क्लासरूम से बाहर लेके जाएं, नेचर से जोड़ें बच्चे को, बच्चे के एक्सपीरियंस, गहरी समझ उसकी विकसित करें एनवायरनमेंट को लेके, यानी वो पूरे इकोलॉजिकल प्रोसेस को समझ सके, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समझ सके। ठीक है, कंक्लूजन में यही सारी चीज़ें लिख देंगे कि स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है एनवायरमेंटल कंजर्व करने में, बच्चों को अवेयर करने में, बच्चों को एडुकेट करने में, कंजर्वेशन से जोड़ के उन्हें चीज़ों को पढ़ाने में, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने में, ये सारी चीज़ों में स्कूल का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, इसके टाइप क्या है। देखो क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के अगर पूछ लेता है तो आप डरिए मत। आप गांधी जी नई तालीम में एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया कि पेपर खत्म हो गया, पेपर इतना बुरा गया है, पेपर इतना बुरा गया है, जबकि जिस बच्चे ने ठीक ठाक पढ़ रखा है वो बना के लिख सकता है। शुरू के 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल मैच थे, तब भी नेगेटिव कमेंट इतनी आ रही थी कि नेगेटिव कमेंट में ये भी आ रहा था कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं आया, आपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं आया। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कोई अपने पास से थोड़ी पढ़ा है भाई, जो लास्ट ईयर्स में चीज़ें पूछी गई हैं, जो बुक के अंदर टॉपिक है वही तो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। अब इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का पूरा चैप्टर है इसके अंदर, तो वही तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब मानो इकोसिस्टम नहीं आया या उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया तो इसमें मेरा फॉल्ट थोड़ी है ना। तो एग्जामिन देखो, हमारा क्या काम है, टीचर, चलो कोई भी टीचर हो, मेरी तो बात छोड़ो, चलो कोई भी टीचर हो, आपके स्कूल का भी, कॉलेज का, आपको बुक ही तो पढ़ाएगा, वो बुक से बाहर तो नहीं पढ़ाएगा। और मानो बुक से बाहर टॉपिक आ गए तो ये थोड़ी ना कहोगे कि टीचर ने पढ़ाया नहीं, है ना। तो थोड़ा सा समझना चाहिए चीज़ों को, नेगेटिव कमेंट करने से पहले भी सोचना चाहिए, है ना। आप लोग समझदार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सब लोग बड़े हैं,
पर कोई बात नहीं, देखो मुझे तो इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, नेगेटिव करो अच्छी कमेंट करो, मुझे अपना काम करना है, मैं मेहनत से अपना काम करती हूँ। डिफाइन इकोसिस्टम चलते हैं, और बहुत लोग अच्छे भी हैं, इतना भी प्यार भी करते हैं यार, बहुत 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 अच्छे लोग हैं। किसी एक आधी नेगेटिव या 2 नेगेटिव कमेंट से कुछ नहीं होता, जब इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और पता है एक बात, थोड़ा सा टाइम आपका लूँगी, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, पढ़ाते तो सब हैं लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो पर्सनली कनेक्ट है मेरे साथ, इंस्टा पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों ने व्हाट्सअप नंबर तक लिया हुआ है, कुछ लोग टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करते हैं, और भी यूट्यूबर हैं और भी टीचर्स हैं, उनको थोड़ी ना करते हैं आप लोग। कोई पर्सनल मैसेज का ना तो रिप्लाई करता है और ना ही किसी से पर्सनली कोई जुड़ता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कितने भी सब्सक्राइबर हो जाए, मैं पर्सनली सबसे जुड़ी रहूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ये बात है। चलो चलते हैं आगे। डिफाइन इकोसिस्टम, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स एंड टाइप, यानी इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या है और उसके टाइप क्या है, यानी इसके प्रकार क्या है। एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रही है नहीं। तो इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी की एक इकाई है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो एक दूसरे के साथ एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, यानी सारी चीजें इकोसिस्टम के अंदर आ जाती हैं। सब चीज, लिविंग भी नॉन लिविंग भी, सारे ऑर्गेनिज्म भी, सारा एनवायरनमेंट भी, सब लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, एक चेन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का अंतःक्रिया होती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की और एनवायरनमेंट का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। हिंदी में देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जहां जीवित जीव एक दूसरे और आसपास के वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, जो इकोसिस्टम वर्ड है ये एजी ट्रांस लेने दिया है, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है तो इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, याद रखना। ठीक है, इकोसिस्टम जो वर्ड है ये किसने कॉइन किया है, एजे ट्रांसले ने 1935 में। इस तरीके से चार्ट बना देना, बहुत इजी चार्ट है। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर के अंदर प्रोड्यूसर आ जाते हैं, कंज्यूमर आ जाते हैं, डिकम्पोजर आ जाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर्स आते हैं, यानी जो हरी सब्जी या हरे पेड़ पौधे जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं। सेकेंडरी में आ जाते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स जो हरी चीज़ें भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। टर्शियरी में सिर्फ कार्निवोर्स आ जाते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, ईगल वगैरह। ठीक है, इस तरीके से भी इकोसिस्टम का चार्ट बना सकते हैं। इकोसिस्टम क्या है, 2 तरीके का इकोसिस्टम होता है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये टाइप आ गए, वो क्या थे, ये क्या थे, कंपोनेंट थे। क्या थे ये, कंपोनेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी, ये क्या है, कंपोनेंट। टाइप्स क्या है, ये टाइप है कि 2 तरह का इकोसिस्टम है, एक तो नेचुरल है जो नेचर से जुड़ा हुआ है, एक आर्टिफिशियल है यानी जिसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, आर्टिफिशियल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो नेचुरल के अंदर क्या आ जाएगा, सारी नेचर से जुड़ी चीज़ आ जाएंगी। टेरेस्ट्रियल है वो भी नेचर से जुड़ा हुआ है, जो हमारी पृथ्वी है, लैंड है, सोयल है, ये भी नेचर है। एक्वेटिक यानी जो हमारा पानी है, खारा पानी है, मीठा पानी है, नमक का पानी है, तो सारा एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है। टेरेस्ट्रियल में क्या आ जाएगा, ग्रास लैंड, जितनी भी घास फूस है, फॉरेस्ट यानी सारे वन आ जाएंगे, डेजर्ट यानी रेगिस्तान आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेरेस्ट्रियल के। एक्वेटिक के अंदर फ्रेश वाटर और मैराइन। तो इस तरीके का फ्लो चार्ट भी आप बना देंगे, पूरा पेज आपका कवर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर पूछ सकता है, कंपोनेंट पूछ सकता है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, एक बार देखो क्वेश्चन घुमा देना तो अपनी तरफ से भी थोड़ा सा सोच लिया करो कि इसमें ये चीज लिख सकते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र की क्या संरचना हो सकती है, क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो पहला क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर सारी जीवित चीजें आएंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉप, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। तो अपना खाना कौन बनाता है, खुद प्रकाश संश्लेषण से कौन अपना खाना बनाता है, तो भाई प्लांट्स बनाते हैं ना, प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना। तो ये क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, प्लांट्स, अलगी और बैक्टीरिया।
ठीक है। कंज्यूमर यानी हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कंज्यूमर क्या होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं, यानी उन्हें कंज्यूम करते हैं। तो इनके अंदर क्या आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे कि डियर है, कैटरपिलर है, हमारी बफेलो होती है, हमारी काऊ है, ये क्या है, हर्बीवोर्स है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉर एनर्जी, दे कैन आइदर बी कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, यानी ये इन पे डिपेंड रहते हैं, ये क्या है, इन पे डिपेंड रहते हैं। छोटे छोटे जानवरों को जैसे मार के नहीं खा जाते बड़े जानवर, तो ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड रहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पे। और टर्शरी कंज्यूमर यानी ये टॉप कार्निवर, तकड़े मांस खाने वाले, बिल्कुल टॉप कार्निवर, जो भर भर के मांस खाते हैं, जैसे कि ईगल है, शार्क है, टाइगर, लोयन, ये सारे, ठीक है, फूड चेन में जो सबसे ऊपर होते हैं। ओमनिवोर्स क्या है, जो दोनों चीज खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन, हम लोगों का नाम सबसे ज्यादा आता है इस चीज में, ओमनिवर्स, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं और दोनों भी होते हैं, यानी प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। और हम कैसे हैं, हम हर्बीवोर्स हैं, हम तो हरी सब्जियां खाते हैं ठीक है। डिकम्पोजर, भाई सबका अपना अपना खाना है, देखो कोई कैसा भी खाए, हमें क्या ही दिक्कत है, जिसको जो अच्छा लग रहा है खाओ। डिकम्पोजर यानी डेट्रीवोर्स, यानी ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम, यानी क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर वापस इकोसिस्टम में आके मिल जाते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो अर्थवॉर्म क्या है, पूरा डेट्रीवोर्स है, डिकम्पोजर है, ठीक है। हिंदी की तरफ भी देख लो, फिर कहेंगे हिंदी पे तो रोकते ही नहीं हो। अब देखो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देती हूँ। 1-2 घंटे की डिले हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा डिले नहीं होती, टाइम से पहले आपको मिल ही जाती है ना। अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट में सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, सारी जितने भी अजीवित चीजें हैं, निर्जीव चीजें हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, फिजिकल फैक्टर आ जाएंगे, जैसे कि धूप है, हमारा टेम्परेचर, हमारा तापमान, हमारी वाइंड, हमारी फिजिकल टेरेन। केमिकल फैक्टर यानी वाटर, एयर, सोयल, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अबायोटिक फैक्टर, इसके अंदर सारी नॉन लिविंग चीजें और बायोटिक के अंदर सारी लिविंग चीजें, बस ये चीज ध्यान में रखना है, बना के लिख देना अगर कुछ भी ध्यान ना है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या है कि भाई ये रेगुलेट द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, पूरे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है, स्टेबिलिटी बना के रखता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, क्योंकि फंक्शन में दोनों चीजें आ जाएंगी, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जितनी भी क्रिया होती है, विक्रिया होती है, पूरी साइक्लिंग जो होती है वो किसका फंक्शन है, इकोसिस्टम का काम है। बैलेंस करने का, पूरे ट्रॉफिक लेवल को बैलेंस करने का काम भी कौन करता है, इकोसिस्टम करता है। बैलेंस करने का काम यानी कौन किसको खाएगा, जैसे कि काऊ, बफेलो, ये प्लांट्स खाते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी पूरा जो ट्रॉफिक लेवल है वो किसके अंदर आ जाता है, इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है, यानी क्या है, पूरा क्या बोलते हैं इसे, चक्रण, खनिज का चक्रण जो है, नहीं, 4th पॉइंट है, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के बीच संतुलन बनाए रखता है। भाई हिंदी में मेरे साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मेरा जो टच है ना ज़्यादातर वो इंग्लिश की तरफ रहता है, जबकि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ, कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन प्योर हिंदी मुझसे नहीं हो पाती, क्योंकि मैं हमेशा से टोटली मेरा मीडियम ही ये रहा है। तो साइकिल्स मिनरल थ्रू द बायोस्फीयर, अबायोटिक कंपोनेंट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यानी जो अबायोटिक कंपोनेंट हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को सिंथेसाइज, जोड़ने का काम करते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। एनर्जी को एक्सचेंज यानी अब जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को क्या है, धूप से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, पानी से, हम पानी पीते हैं उससे, हम तो जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, एनर्जी देते हैं हमें। काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, देखो अलग से भी क्वेश्चन पूछा है और उसके अंदर भी पूछा गया है, तो क्वेश्चन को अगर और थोड़ा सा डिटेल करना हो तो उसके अंदर, अब जैसे कि इसमें पूछा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, तो हम इकोसिस्टम के बारे में लिखेंगे, और हमें क्वेश्चन को बड़ा करना है तो उसके कंपोनेंट भी लिख देंगे। फिर टाइप पे ज्यादा फोकस किया है तो टाइप्स को लिखेंगे, टाइप्स को डिटेल में लिख देंगे, उन सब चीजों को शॉर्ट में लिख देंगे, तो 2 पेज तो उन्हीं में ही फिल हो जाएंगे, बाकी के जो 3 पेज हैं ये 2.5 पेज इसमें फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अभी हमने देखा पीछे 2 तरीके के इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। देखो चार्ट के अंदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, 2 तरह का इकोसिस्टम है। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है।
अब सबसे पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, यानी स्थलीय के बारे में पढ़ते हैं। तो स्थल यानी जमीन पे जो चीजें हैं, जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है भाई, जो जमीन पे चीजें हैं, जैसे कि हमारे पेड़ हैं जमीन पे है, हमारी घास है वो जमीन पे है, हमारे जो माउंटेन है वो भी सतह पे ही है, डेजर्ट जो है वो भी हमारा लैंड है। तो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। अलग अलग टाइप के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हैं। कौन कौन से हैं? पहला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसे वन पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, और कुछ भी नाम हो सकता है इसका, कभी कभी गूगल जो है वो गड़बड़ कर देता है भाई, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। माउंटेन इकोसिस्टम यानी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। डेजर्ट इकोसिस्टम यानी रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, 4 तरीके के इकोसिस्टम है ये। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड बेस्ड, ठीक है, भूमि आधारित। पढ़ते हैं एक एक करके। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर यानी सारे वन आ जाएंगे, सारे जंगल आ जाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है जिसके अंदर बड़े बड़े पेड़ हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट यानी जहाँ पे अलग अलग ऋतु रहती है, अलग अलग सीजन्स आते हैं, जैसे कि वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट आ जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार पेड़ इसके अंदर शामिल है। ये पाए कहाँ जाते हैं? अमेरिका में, पूर्वी उत्तरी अमेरिका में पर्णपाती वर्ण शामिल है। बोरियल फॉरेस्ट, ये बोरियल को बोरियल ही बोलेंगे हिंदी में। कोल्ड डेंस फॉरेस्ट फाउंड इन नॉर्थर्न रीजन विद लॉन्ग विंटर्स एंड शॉर्ट समर, यानी जो कनाडा साइड है, कनाडा साइड जितने भी फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे बर्फ पड़ती है, तो लॉन्ग विंटर्स होते हैं, जो गर्मियां हैं वो थोड़ी होती हैं। तो इस तरीके के पेड़ जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा और साइबेरिया में। ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है? घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर दोज इकोसिस्टम वेयर द नंबर ऑफ ट्रीज इज लो, यानी यहाँ पे पेड़ कम होते हैं। जब पेड़ नहीं है तो फिर क्या होते हैं? पेड़ नहीं है तो फिर क्या होगा? घास होगी, घास, श्रब, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, जो पतले पेड़ होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के पतले पेड़ कैसे हैं? हरा धनिया, पुदीना, तो ये क्या है? जड़ी बूटियां हैं, झाड़ियां हैं, घास है, छोटे पेड़ जो हैं ये आते हैं इसके अंदर। वन नहीं आते इसके अंदर, बड़े बड़े पेड़ नहीं आते इसके अंदर, आती है घास फूस सारी, ग्रास, श्रब्स और हर्ब्स। दिस मीन्स ग्रास इज द मेन क्रॉप इन दीज नेचुरल एरियाज। यहाँ पे ग्रास क्या है? मेन क्रॉप है। एंड लेग्यूम्स आर ऑफन पार्ट ऑफ हाइब्रिड फैमिली, जो हमारी दाल होती है, यानी जो जिनकी डंडी पतली होती है, छोटी होती है, जो पेड़ ऐसे ही टूट जाते हैं, वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर आएंगे सारे। बस इतना सा ध्यान रख लेना है ना। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर कॉमन इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर दे हैव अ डिस्टिंक्ट वैरायटी। एग्जांपल ऑफ दीज इकोसिस्टम है सावाना ग्रासलैंड, कूलर ग्रासलैंड। इट इज होम वैरायटी ऑफ ग्रेजिंग, यानी जो एनिमल्स चरते हैं, एनिमल चारा नहीं खाते, जैसे कहते हैं कि भैंस को चराने ले जा रहे हैं, गाय को चराने ले जा रहे हैं, तो वो बड़े बड़े पेड़ थोड़ी ना खाते, वो कैसे पेड़ खाती है? छोटे पेड़ खाती है। तो यहाँ ये किस चीज के लिए यूज आते हैं? ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रेजिंग एनिमल्स को चारे के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, हर्बिवोर्स के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड आएगा। जैसे अफ्रीका में सवानाज हैं, और नॉर्थ अमेरिका एंड स्टेपीज ऑफ यूरेशिया में इस तरीके के पेड़ मिलते हैं। ठीक है, यहां देख लेना, घास फूस, झाड़ियां और जड़ी बूटियां सारी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट से आपके दिमाग में तुरंत रेगिस्तान आता है ना। तो डेजर्ट में हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, यानी एरिड रीजन्स विद लो रेनफॉल, जहां पे बहुत ही कम बारिश होती है, ना के बराबर बारिश होती है, तो वो कौन से होते हैं? हॉट डेजर्ट होते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट क्या है? टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, जहां पे थोड़ी सी सर्दी होती है, कोल्ड विंटर्स होते हैं, मिनिमल वेजिटेशन है। इसके अंदर है गोबी डेजर्ट। इसका एक यूनिक फ्लोरा एंड फोना है, जहां पे कम पानी में प्लांट्स उगते हैं, और पानी क्या कर लेते हैं? वो कंजर्व कर लेते हैं, अपने पास रोक लेते हैं। आपने रेगिस्तान की तरफ पेड़ देखे होंगे, वो बिना पानी से के पेड़ होते हैं, जैसे कि कैक्टस उधर बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो वो क्या करता है? पानी को स्टोर कर लेता है, और इसी तरीके से उसकी ग्रोथ चलती रहती है। तो इस तरीके के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, और वहां पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? कैमल है, रेप्टाइल्स है, बहुत तरीके के इंसेक्ट और बर्ड होते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस कौन है? कैमल है। ठीक है। माउंटेन इकोसिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है माउंटेन इकोसिस्टम, यानी जहां पे माउंटेन्स होंगे। व्हेन द क्लाइमेट इज जनरली कोल्ड एंड रेनी, यानी वहां का जो मौसम रहेगा वो कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा और बारिश वाला रहेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दिस इकोसिस्टम हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट वेयर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड, यानी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होती है तो वहां पे बहुत तरीके के हैबिटेट पाए जाते हैं, बहुत तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं।
The highlands have a cold and harsh climate. This is the reason why only alpine vegetation is found in these natural areas. यहाँ पे क्या पाया जाता है? Alpine vegetation पाई जाती है. Animals found in these natural habitat often have fur coats. यानी आपने देखा होगा माउंटेन की तरफ क्या है, जो ये बाल वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपने बियर देखा हो, क्या बोलते हैं उसे, इग्लू टाइप, तो इस तरीके के पाए जाते हैं जिनके फर कोट्स रहते हैं, जो ठंड से उन्हें रोकते हैं. इस तरीके की जो फर है वो उन्हें सर्दी से बचा के रखती है. ठीक है. वहां पे शंकुधारी वृक्ष पहाड़ों के निचली ढलानों पर पाए जाते हैं. पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण में आर्कटिक क्षेत्रों के पर्वत चोटियां शामिल हैं. वह वर्ष के अधिकांश समय बर्फ में ढका रहता है. ये सारी आप पढ़ लेना डिटेल में, बहुत बड़ा हो जाता है. एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक यानी एक्वेटिक का जहां मतलब आ जाता है यानी पानी से इसका शब्द का मतलब है जल, तो नाम ही क्या है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम और इकोसिस्टम प्रेजेंट इन अ बॉडी ऑफ वाटर, यानी जहां पे जिस नाम से पता चल रहा है पानी से मिला जुला है. इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? दो तरीके से. तो पानी भी दो तरीके का होता है. एक तो भाई फ्रेश वाटर होता है जो हम पीते हैं, एक होता है मैराइन इकोसिस्टम जो नमकीन पानी होता है, समुद्री पानी होता है, उसमें बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होती है. और फ्रेश वाटर जो हम यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम दो तरीके का होता है, एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक मैराइन इकोसिस्टम. तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसमें सारे झील आ जाती हैं, तालाब आ जाती हैं, नदियां, धाराएं, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर आ जाती हैं. ठीक है. इसमें कोई भी साल्ट नहीं होता है. ये मैराइन इकोसिस्टम का बिल्कुल अपोजिट है. जो खारा पानी होता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बिल्कुल ये अपोजिट है. ये एक असेंशियल इकोसिस्टम है ह्यूमंस के लिए भी और ऑर्गेनिज्म के लिए भी जो पृथ्वी पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, क्योंकि हम लोग इसे ही तो यूज करते हैं अपने पीने के लिए, नहाने के लिए, सारे अपने जो भी पर्सनल यूज हैं उसके लिए हम किसे यूज करते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को. ठीक है. मैराइन इकोसिस्टम क्या है? जो सीज और ओशन में पाया जाता है, यानी समुद्र और महासागर में पाया जाता है. इसके अंदर साल्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी साल्ट कंटेंट है, यानी ये पानी क्या होता है? नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है, ये पीने लायक नहीं होता. तो मैराइन वाटर इज द प्रेजेंस ऑफ साल्ट, यानी इसमें साल्ट की मात्रा बिल्कुल प्रेजेंट होती है, ज्यादा होती है. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? क्या है एनर्जी? यानी जो भी काम कर रहे हैं उसमें एनर्जी लग रही है, या एबिलिटी टू डू वर्क और प्रोड्यूस चेंज, यानी कोई भी काम करने की जो क्षमता है वो एनर्जी कहलाती है. तो सिंपल शब्द में अगर कहा जाए तो कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म टास्क, यानी जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी योग्यता है किसी भी काम को करने की या फिर किसी भी चीज को बदलने की, जो हमारी योग्यता है वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है. अब काम का मतलब ये नहीं है कि पत्थर तोड़ रहे हैं तो उसी में एनर्जी लग रही है. मैं बोल रही हूँ तो एबिलिटी टू स्पीक, यानी जो मेरी एनर्जी लग रही है उसमें, या फिर मैं लिख रही हूँ एबिलिटी टू राइट, या कोई भी किसी भी तरीके की कैपेसिटी हम यूज कर रहे हैं किसी भी काम को करने में, किसी भी टास्क को करने में, तो वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है. इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल है. कहीं नहीं पूछी जाएगी इसमें. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स. तो पढ़ते हैं इसे. रिन्यूएबल सोर्स, नाम से पता चलेगा रिन्यू हो जाए. ठीक है. तो रिन्यूएबल सोर्स और एनर्जी अवेलेबल प्लेंटीफुल इन नेचर, यानी बहुत ज्यादा है हमारे नेचर पे, पूरी पर्याप्त है. जैसे कि पानी है, पानी को हम यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, कई कई जगह उसे यूज कर सकते हैं. दीज एनर्जी कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड आर सेफ फॉर एनवायरमेंट, जैसे कि सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर, टाइडल एनर्जी. ठीक है. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज फाउंड अंडरनीथ द अर्थ. दिस टाइप ऑफ एनर्जी डू नॉट रेप्लेनिश एट द सेम स्पीड एट विच इट इज यूज, टेक मिलियंस ऑफ ईयर, यानी जो रिन्यू नहीं हो सकती, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन गैस, लिक्विड्स, यानी जो रिन्यू नहीं हो सकते, अगर रिन्यू भी होंगे तो बहुत साल लगेंगे. तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो पृथ्वी के नीचे पाई जाती है. ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी कितनी भी हम यूज कर लें खत्म नहीं होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, जियोथर्मल है, वाइंड एनर्जी. लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या है? जितने भी तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयल है, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस. टेबल देख लो. रिन्यूएबल क्या है? जो रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड वंस दे आर कंज्यूम्ड आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी. एक बार हमने कंज्यूम कर लिया लेकिन दोबारा भी हम उसे क्या कर सकते हैं? दोबारा से भी रिन्यू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. डू नॉट कोज एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कोई भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, भाई ऐसा थोड़ी आज हमने धूप यूज कर ली है या फिर आज हम धूप में बैठ गए तो कल धूप ही नहीं निकलेगी, निकलेगी, है ना.
रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो ये तो वैसे थोड़ा सा गलत सा पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि अफेक्ट तो होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एग्जाम्पल जो है एयर है, वाटर है, सोलर एनर्जी। अब वाटर है, वाटर अफेक्ट नहीं होता, हम ऐसे काम बहुत सारे करते हैं जिससे अफेक्ट होता है। हाँ, ये जमुना है, हमने सारी गंदी की हुई है, जितनी भी नदियां हैं हम लोग ही तो गंदी करते हैं, है ना। और हवा को दूषित कौन कर रहा है, हम लोग ही तो कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो ये वैसे, लेकिन अफेक्ट भी होती हैं हमारे द्वारा, ठीक है। कभी कभी बुक में भी ऐसी बातें लिख देते हैं इलॉजिकल, ये बुक की नहीं, वैसे गूगल से कंटेंट उठाया है। तो गूगल भी एक तरीके से विकिपीडिया से अगर कोई कंटेंट उठाया जा रहा है तो वो ऑथेंटिक सोर्स ही होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड वंस दे आर कंज्यूम्ड। अगर हमने एक बार कंज्यूम कर लिया, एक बार कोई चीज यूज कर ली और हम उसे दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाता है, नॉन रिन्यूएबल कहलाता है। दिस रिसोर्सेज कॉल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज से भी अफेक्ट होता है, जैसे कि तेल वगैरह, तेल हमने यूज कर लिया तो हम क्या है, हमें दोबारा हम यूज करते जाएंगे तो खत्म होता जाएगा, है ना। ये कोल है, न्यूक्लियर एनर्जी है। डिस्कस द रिसोर्सेज ऑफ वाटर, या रिसोर्सेज पूछ सकता है, सोर्सेज पूछ सकता है। अब वाटर के बारे में कुछ भी पूछे तो लिखना इसी तरीके से है, ये बात समझ लो। सोर्सेज पूछे, रिसोर्सेज पूछे, कुछ भी वाटर की यूटिलिटी पूछे, कुछ भी वाटर से रिलेटेड पूछ सकता है। तो भाई क्या है, वाटर हमें जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तरीके से सोर्स है ये। वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स है। देखो यहाँ से भी तुम्हें समझ आ जाएगा, वाटर क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ क्वालिटी वाटर इज स्टिल अ बिग इशू इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी देखो वैसे तो ये रिन्यूएबल है, लेकिन अगर हम इसे कंटिन्यूअसली इसी तरीके से यूज करते रहे ना, जैसे आप कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये भी कमी हो जाएगा बहुत, है ना। तो हमें पानी की क्यों जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पर्पज हैं। खाने में जरूरत पड़ती है, सफाई करने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, आग कहीं लग जाए तो वहां पानी से बुझाई जाती है भाई और हमें जीवित रहने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। मैं कितनी फ्रीली बोल रही हूँ, देखो रात के बज रहे हैं 12, 12:15 हो रहे हैं और बिल्कुल आराम से पढ़ा रही हूँ, सारा इलाका सोया हुआ है। तो वाटर इज वाइटल नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स एंड सोर्सेज। यानी वाटर कौन कौन से रूप में प्रस्तुत है यानी प्रेजेंट है, कौन कौन से तरीके से प्रेजेंट है। तो कौन कौन सा वाटर है, सरफेस वाटर है भाई, देखो यहाँ देखेंगे इसमें, ये बहुत अच्छा है। देखो ये भी सोर्सेज ऑफ वाटर है। कहाँ कहाँ पानी पाया जाता है, तो रिवर में पाया जाता है, स्ट्रीम में पाया जाता है, रिजर्वेयर, बारिश के, पॉन्ड, तालाब में, हैंडपंप, नल से, ये सारे सोर्सेज हैं वाटर के, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम ऐसे थोड़ी ना बनाओगे पेपर के अंदर, तो पेपर के अंदर क्या लिखोगे, सोर्सेज ऑफ वाटर बीच में लिख के क्या लिख सकते हैं, रेन, रिजर्वेयर, ठीक है, स्ट्रीम, जितने भी तालाब हैं, जितनी भी नदियां हैं, झील हैं, ठीक है, हैंडपंप, नल है, वेल है, कुएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोर्सेज ऑफ वाटर का चार्ट बना सकते हैं। वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं, सरफेस वाटर सोर्सेज, जो कि हमारे पीने के काम आता है, हमारी सिंचाई के काम आता है, खेतों में सिंचाई होती है, इंडस्ट्री के काम आता है, रिक्रिएशन में काम आता है। तो इसके अंदर कौन सी है, रिवर, लेक और रिजर्वेयर का जो पानी होता है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो गाँवों में और खेतों में पानी की सप्लाई होती है, वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यानी कहते हैं पानी की सप्लाई आ गई, तो वो क्या है, ग्राउंड वाटर सोर्सेज है। रेन वाटर यानी जो बारिश का पानी है, इरिगेशन, टॉयलेट फ्लशिंग, ड्रिंकिंग, वेंटिलेटेड, ठीक है। डिसैलिनेशन यानी कोस्टल रीजन्स विद वाटर स्कार्सिटी, कन्वर्जन ऑफ सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर, जो नमक का पानी होता है उसे जब हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डिसैलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल स्प्रिंग्स यानी ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, लोकल सप्लाई जो पानी होती है। ग्लेशियर जो महाद्वीप से आता है, कन्वर्ट रिवर इनटू लेक्स, ठीक है। एटमॉस्फेरिक वाटर यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ह्यूमिड एरियाज, कोई भी टेक्निक के द्वारा हम पानी को यूज कर रहे हैं, जैसे कि कंडेंसेशन इट इनटू लिक्विड फॉर्म टू यूज, ठीक है। पानी का हिंदी में देख सकते हैं, बहुत ही छोटा छोटा है, ये बड़ा हुआ ही नहीं, पता नहीं। सतही जल स्रोत, भूजल स्रोत, बारिश का पानी, और डिसैलिनेशन, प्राकृतिक झरने, ग्लेशियर और वायुमंडल जल। समझ में तो आ ही रहा है। क्या शराब पीना, भाई ये क्या है, ये गलत है ये ऊपर क्या लिखा है, ड्रिंकिंग, ये देखो गड़बड़ हो गई, शराब पीना नहीं है ये। सिंचाई, उद्योग और मनोरंजन, ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति, ये सारे देख लेना, ठीक है। और ये शराब पीना नहीं है, ये पीने का पानी है जो हम ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, है ना।
बस यही इसके अंदर है। तो सरफेस वाटर यानी जो हम ह्यूमन कंजप्शन में काम करते हैं, पीने के काम आता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोसिस्टम में काम आता है। ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो एग्रीकल्चर या फिर इकोसिस्टम के सपोर्ट में काम आता है। ग्लेशियर और आइस कैप, जो महाद्वीप से आता है, जो बर्फ से पानी बनता है या रिवर्स में जो बहता है वो सारा। एटमॉस्फेरिक वाटर, जो हम एक तरीके से यूज़ करते हैं कंडेंसेशन में, बारिश का पानी, इस तरीके का। ओशन और जो महाद्वीप में, महासागर, समुद्र में जो सी वाटर का पानी होता है, यानी जो मैराइन वाटर होता है, वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। सैलाइन वाटर, नमकीन पानी। पानी को यूज़ कहाँ करते हैं? यूटिलिटी ऑफ वाटर। तो यूटिलिटी यानी ड्रिंकिंग, हाइजीन, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने पीने के लिए, एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी में हम यूज़ करते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, कंपनीज़ में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, लाइट प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए, इकोसिस्टम सपोर्ट के लिए यानी पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए, यानी सभी जगह जरूरत पड़ती है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, बायोडाइवर्सिटी को, पेड़ पौधे, सारे जितने भी बर्ड्स, एनिमल, सबको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। What is the effect of mining on man and environment? Give some measures for conservation of minerals. माइनिंग क्या होती है? खनन होती है, जैसे कि सुरंगें बनाई जाती हैं या फिर क्या बोलते हैं, सोना, ये सब निकालते हैं खोद के, तो वो खनन होती है। तो उसका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर? तो पहले प्यूपिल्स के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। तो हेल्थ रिस्क उससे बढ़ जाते हैं, यानी माइनिंग कैन एक्सपोज पीपल टू हार्मफुल केमिकल्स और डस्ट, धूल मिट्टी उड़ सकती है, केमिकल्स निकल सकते हैं, जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इश्यूज और स्किन डिजीज हो सकती हैं। सेफ्टी हजार्ड हो सकते हैं, इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे ये गुफा बनी होती है, धरती के नीचे कुछ भी बन रहा है, तो इस तरीके के हैवी मशीनरी यूज होती है, तो सेफ्टी हजार्ड्स हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। और वाटर कंटामिनेशन यानी पानी दूषित हो सकता है, पानी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स इस तरीके के आ सकते हैं। इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट होता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी निवास का विनाश होता है। सोयल डिग्रेडेशन, मिट्टी की अवनति होती है, यानी मिट्टी खराब होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती है। एयर पोल्यूशन होता है, पानी दूषित होता है या वायु प्रदूषण होता है। वाटर डेप्लीशन होता है, ठीक है, यानी जल की कमी हो जाती है। मीज़र हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो इसी तरीके के संसाधन क्षमता बढ़ा सकते हैं, रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कंजर्वेशन मीज़र बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रिसोर्स को एफिशिएंट बना सकते हैं। सस्टेनेबल, कुछ इस तरीके के सतत प्रयास कर सकते हैं खनन प्रथाओं को लेके। एनवायरमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं। देखो डिटेल में पढ़ लेना, एक एक पॉइंट या एक एक वर्ड नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, अगर पढ़ूंगी तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंसर्न यानी लोगों को जोड़ सकते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं इस मुद्दे पे। टेक्नोलॉजी इनोवेट कर सकते हैं, लैंड यूज प्लानिंग कर सकते हैं, यानी भूमि उपयोग की योजना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम क्या कर सकते हैं? इसके नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे बंद तो नहीं कर सकते, जो खनन है, जो खनिज है, जो सुरंगें बनाई जा रही हैं या कोई भी चीज़ निकाली जा रही है धरती के नीचे से, तो हम उसे कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉयटेशन इफेक्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट, सजेस्ट इट्स रिमेडीज। यानी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो पदार्थ हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, उनका जो एक्सप्लॉयट हो रहा है, उनका जो खनन हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर, और इसकी रिमेडीज बतानी है, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यानी मिनरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं? जैसे कि कोयला है, ऑयल है और गैस है, इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एट अ माइंडसेट स्पीड, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन आ रही है, ये क्या है, और भी तेज़ी से बढ़ रहा है इसका यूज़। लेकिन क्या है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में उस टाइम पे थोड़ा सा स्लो हो गया था वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले के टाइम पे, लेकिन जब से 20वीं शताब्दी आई है तब से ये चीज़ें और बढ़ रही हैं। 80% जो हमारा वर्ल्ड है वो इस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, यानी सब यूज़ कर रहे हैं, गैस सब यूज़ कर रहे हैं, तेल सब यूज़ कर रहे हैं, कोयल सब यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या है, मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट हो रहा है, यानी खनन हो रहा है इनका। एक्सप्लॉयटेशन एंड इफेक्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट, यानी हमारे ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? तो भाई एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है,
एनवायरमेंट के ऊपर प्रभाव ये पड़ रहा है कि एनवायरमेंट क्या है, गिरावट में आ रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है उसका। कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, देखो पेड़ कट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारा एरिया खाली हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे वहाँ जीव जंतु पक्षी सब रहते हैं, तो उनका भी लॉस हो रहा है, उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं, और कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ जो पक्षी हैं, कुछ जो स्पेसीज हैं, वो क्या है, लुप्त हो चुकी हैं। सोयल इरोजन, मिट्टी भी खराब हो रही है, यानी सोयल क्या है, मृदा का क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है, यानी जो मिट्टी के ऊपर की लेयर है वो बिल्कुल खराब हो गई है, उपजाऊ नहीं रही है, यानी सोयल फर्टिलिटी जो है वो घट रही है। वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूट हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, उसमें टॉक्सिक केमिकल्स आ रहे हैं, हैवी मेटल्स आ रहे हैं। एयर पोल्यूशन, हवा भी गंदी हो रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम ये ऑयल यूज़ करेंगे, पेट्रोल डीजल ये सब यूज़ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हवा क्या है, दूषित होगी, तो एयर की क्वालिटी जो है वो घट रही है, और रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं, यानी हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सोशल इंपैक्ट क्या है, सामाजिक प्रभाव, डिस्प्लेसमेंट, यानी माइनिंग प्रोजेक्ट में फोर्स कम्युनिटीज टू रिलोकेट, डिसरप्टिव लाइवलीहुड, कल्चर एंड सोशल कोहेजन, यानी अब देखो जैसे जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, समाज में भी एक क्या बन रही है, एकजुटता जो है वो खत्म होती जा रही है, और हमारा जो रहन सहन है वो भी प्रभावित हो रहा है, हमारी जो हेल्थ है वो भी रिस्क में जा रही है, क्योंकि हम बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस देख पा रहे हैं, डस्ट इतनी हमारे चारों तरफ है, पोल्यूशन हमारे चारों तरफ है, गाड़ी इतनी चलती है, इतना ट्रैफिक है, तो इन चीज़ों से क्या है, हमारी जो लाइफ है वो भी रिस्की होती जा रही है, हमारी हेल्थ खराब होती जा रही है, द्वंद्व बढ़ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, अब देखो ज़मीन की मारामारी, प्लॉट की मारामारी, सब एक दूसरे को होड़ में लगे हुए हैं कि उसने ले लिए प्लॉट तो हम भी ले लें, उसने ये चीज़ ले ली तो हम भी ले लें, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, तो इससे सामाजिक द्वंद्व भी बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो रहा है, यानी रिसोर्सेज कर्श हो रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ कंट्रीज में क्या है, कंट्रीज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एक्सपीरियंस इकोनॉमिक इम्बैलेंस, करप्शन, देखो पैसा भी तो जाता है इसमें, तो इकोनॉमी इम्बैलेंस हो रही है, जो जिस एरिया में, जिस कंट्री में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा मिनरल हैं, ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं, उसमें क्या है, लोग यूज़ भी ज़्यादा करते हैं, तो इससे क्या है, इकोनॉमी भी इम्बैलेंस हो रही है, करप्शन हो रहा है, ठीक है। रिमेडीज क्या है इसके लिए, यानी खनिज संसाधन दोहन के प्रभाव को कम करने के क्या उपाय हैं, तो हम इस तरीके के कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, यानी अपनी जैव विविधता को बचा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं, जितने भी सारे फैक्टर जो खराब कर रहे हैं, जितने फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, उन फैक्टर को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, उन चैलेंजेस को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इंप्लीमेंट मेजर टू मिनिमाइज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सोइल इरोजन, यानी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जो एयर खराब हो रही है उसे भी कम कर सकते हैं, इस तरीके के उपाय सुझा सकते हैं। स्ट्रेंथन रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, इस तरीके के हम एक्ट बना सकते हैं, रूल रेगुलेशन बना सकते हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करा जा सके, वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इकोसिस्टम पे उसे कम किया जा सके, जो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसे कम किया जा सके। कम्युनिटी, यानी सारे लोग एक साथ मिल सकते हैं, सामुदायिक जुड़ाव से भी ये काम हो सकता है, सब सशक्त हो जाएं, तो सारे मिलके क्या है, इस तरीके का कोई भी रिसोर्सेज अपना सकते हैं, इस तरीके के कोई भी प्रोजेक्ट अपना सकते हैं, और अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं सारे लोग मिलके। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज, एफिशिएंट एक्सटेंशन मेथड, इस तरीके के मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। पोल्यूशन कंट्रोल मीजर्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन रुक सके, तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम इन चीज़ों को क्या है, ठीक कर सकते हैं। ये सारे जितनी भी रेमेडी हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करके जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं मिनरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, उन्हें हम ठीक कर सकते हैं। और किस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बेनिफिट्स ले सकते हैं। What is disaster management? Why disaster management considered as an important environmental priority? Discuss the role of school in promoting it among the society. Disaster management क्या है, कोई भी आपदा है उसका प्रबंधन, उसके प्रबंधन को महत्वपूर्ण पर्यावरण प्राथमिकता क्यों माना जाता है, समाज के बीच इसे बढ़ावा देने में स्कूल की भूमिका पर चर्चा करें। तो पहले इतना पढ़ेंगे फिर स्कूल की भूमिका देखेंगे कि क्या है स्कूल की भूमिका है। तो इस इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एज एन एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी, क्यों है एनवायरमेंटल प्रायोरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि जान भी बचाई जाती है
और प्रॉपर्टी भी बचाई जाती है, क्योंकि कोई भी आपदा आती है तो उसमें जान मान की हानि होती है, यानी जान की भी हानि होती है और जो सामान है, जो जगह है, जो चीज़ें हैं, उनकी भी हानि होती है। तो इन चीज़ों को बचाया जाता है। कोई भी आपदा है उसका प्रबंधन होता है, तो यानी लाइफ्स को बचाया जाता है, जिंदगियों को बचाया जाता है, प्रॉपर्टी को बचाया जाता है, तो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जाती है। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर्स सेव लाइव्स एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय प्रिपेयरिंग कम्युनिटीज टू रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली एंड एफिशिएंटली टू नेचुरल हजार्ड। जैसे कि कोई भी बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव चलाती है, खाना पहुंचाती है, रहने का स्थान उन्हें देती है, तो यानी उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन भी करती है और उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन भी करती है। जो भी बाढ़ वगैरह आ रहे हैं, जो भी आते हैं, बाढ़ है, भूकंप है, तूफान है, जितने भी ये वोल्केनो वगैरह है। प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी इकोसिस्टम को भी बचाया जाता है और जैव विविधता को बचाया जाता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का भी संरक्षण किया जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इस चीज में हेल्प करता है, जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हुआ है, यानी डिजास्टर की वजह से जो नुकसान हुआ है उसे मिनिमाइज किया जा सके, उसे कम किया जा सके, जो इकोसिस्टम डैमेज हुआ है उसे ठीक किया जा सके, जैसे कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को ठीक किया जा सके, नेचुरल रिसोर्सेज जो खराब हुई हैं उन्हें मिटिगेट किया जा सके और अपनी जैव विविधता को बचाया जा सके। रेजिलियंस एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु के प्रति लचीलापन और अनुकूलन, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एनहांस कम्युनिटी रेजिलियंस एंड एडेप्टिव कैपेसिटी टू क्लाइमेट चेंज बाय इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर रिस्क रिडक्शन, प्रिपेयर्डनेस एंड एडेप्टेशन टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स। यानी इस तरीके के हम परिवर्तन ला सकते हैं, इस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसा माहौल है, अब कोई भी आपदा आई तो उसी के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लेने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, यानी सतत विकास और बुनियादी ढांचे का लचीलापन, यानी क्या कर सकते हैं, विकास योजना और बुनियादी ढांचे के डिजाइन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने में सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है। यानी जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, उसे क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है और एक अच्छे समुदाय का निर्माण होता है, जिससे आपदा और पर्यावरण झटकों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। यानी जो भी देखो डिजास्टर है वो किसी के हाथ में तो है नहीं, लेकिन जो भी समस्याएं उनसे जूझने के लिए इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, उनके प्रति काम किया जा रहा है, तो उनसे लोग लड़ पाते हैं, उनके प्रति क्या हो पाते हैं, संवेदनशील हो पाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड सोशल इक्विटी, यानी मानवीय सहायता और सामाजिक समानता, यानी डिजास्टर में क्या होता है भाई, घरों की भी हानि होती है, हर चीज़ की हानि होती है, तो सारी चीज़ क्या हो सके, सारी चीज़ कवर अप कर सकें, जिनको घर नहीं मिल पा रहा है, जिनका घर टूट गया है उन्हें घर दें, तो इस तरीके से एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, और समाज में क्या है, सामाजिक समानता बनाए रख सकते हैं। स्कूल का क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए, तो स्कूल का क्या रोल है, स्कूल एजुकेशन देगा, इस बारे में अवेयर करेगा बच्चों को। तो स्कूल क्या है, बच्चों को एडुकेट करेगा, टीचर्स कम्युनिटी अबाउट डिजास्टर रिस्क, कि डिजास्टर में क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे हम किसी भी आपदा के लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी होंगी, तो ये सारी चीज़ें करिकुलम में इंटीग्रेट करेंगे, इस तरीके के कैंपेन चलाएंगे, इस तरीके की चीज़ें बच्चों को बताई जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी और कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी, यानी प्रशिक्षण और उनकी क्षमता का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, स्कूल कम्युनिटी और पार्टनरशिप, यानी सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी होगी, यानी सब लोग मिलकर उस पर काम करेंगे, एनजीओज हैं, इमरजेंसी रेस्पॉन्डर हैं, लोकल अथॉरिटी हैं, सबको अवेयर करके, यानी उसके लिए प्रिपेयर करना, कोई भी आपदा है उसके लिए तैयार करना, उसके लिए प्लान्स बनाना, उसके लिए इनिशिएटिव लेना। क्राइसिस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी संकट संचार और सूचना का प्रसार करना। प्रमोशन ऑफ रेजिलियंस एंड सेफ्टी कल्चर, यानी लचीलेपन और सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना, यूथ को एंगेज करना और इस तरीके की पॉलिसी बनाना या इस तरीके की एडवोकेसी करना कि उस चीज़ पे काम कर सकें या उस टाइम पे काम आ सकें। रिसर्च और इनोवेशन करना, स्कूल क्या है अपना योगदान देगा रिसर्च में और इनोवेशन में, किससे जुड़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा, क्या करेगा, इस तरीके के इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कराएगा, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके पढ़ाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, गवर्नमेंट एजेंसी, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और उस चीज़ पे काम करेंगे। बहुत सारे पॉइंट हैं, कोई भी 2-4 पॉइंट लिख देना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता।
तो बायोडायवर्सिटी जो वर्ड है 1985 में आया। बायोडायवर्सिटी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, उनके स्पेसीज आ जाते हैं, तो वो सारे मिलके कहलाते हैं जैव विविधता। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इट डील्स विद नेचर वेराइटी, यानी नेचर में जो वेराइटी है वो सारी इसके अंदर आ जाती है, पूरा बायोस्फीयर इसके अंदर आ जाता है। इट रिफर्स टू वेरिएबिलिटी अमंग प्लांट। ये देखो सिंपल, बायोडायवर्सिटी क्या होती है, प्लांट्स की जितनी स्पेसीज हैं, जो वेरिएशन है, जो वेरिएबिलिटी है वो सारी, एनिमल्स की जितनी भी, ह्यूमंस की जितनी वेरिएबिलिटी है वो सारी इसके अंदर आ जाती है, जितने भी हमारी पृथ्वी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इट रिफर्स टू वेरिएबिलिटी अमंग प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडायवर्सिटी इंक्लूड द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के अंदर जितने भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी उनकी वेरिएबिलिटी है, जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो सारी किसके अंदर इंक्लूड होती है, जैव विविधता के अंदर, बायोडायवर्सिटी के अंदर। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल, यानी अलग अलग लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो संगठन है, जैसे सबका एक ग्रुप होता है, ह्यूमंस का एक ग्रुप है, एनिमल्स का कोई सेम स्पीसीज के एनिमल्स हैं तो उनका एक ग्रुप है, बर्ड्स का एक ग्रुप है, इस तरीके से जो अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनिज्म है उनके ऑर्गेनाइजेशन को भी बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, यानी जैव विविधता। यानी इसके अंदर सारा जितना भी जीवन है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो लेवल हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी जो स्पेसीज हैं, वो सारी किसके अंदर आ जाती हैं, बायोडायवर्सिटी के अंदर आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी वैसे कहीं पूछा नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि 3 तरीके की बायोडायवर्सिटी है। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी यानी जीन्स पे चलती है, देखो ये बनाना दिख रहे हैं, अलग अलग जीन्स के हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फल भी अलग अलग जीन्स के होते हैं, जैसे कि आम कितने तरीके स्पेसीज होती हैं आम की, लंगड़ा आम, देसी आम, पता नहीं कैसे कैसे आम। तो ये क्या है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। स्पेसीज बायोडायवर्सिटी देखो, डॉग्स में अलग अलग स्पेसीज पाई जाती हैं। इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हेयर इज वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, यानी जो ये बायोडायवर्सिटी है ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये इकोसिस्टम को स्टेबल करके चलता है। तो बायोडायवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। डिफरेंट स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम प्ले वेरियस रोल, क्योंकि हर एक इकोसिस्टम में सारी चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस हैं, सब चीज़ें हैं। तो सारों को क्या है, सारों को स्टेबल करके कौन चलता है, पूरी स्टेबिलिटी किसके अंदर आती है, बायोडायवर्सिटी के अंदर आती है। हर एक डिफरेंट स्पीसीज विद इन इकोसिस्टम, जितने भी स्पीसीज हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, सबके अपने अपने रोल हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, प्रीडेशन है, ये सारे जो हैं अपना अपना फंक्शन निभाते हैं इकोसिस्टम के अंदर। A diverse ecosystem is better able withstand disturbances such as climate change, disease and invasive species, यानी इकोसिस्टम के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत बार डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे भी प्रभावित कौन होते हैं, हम लोग, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उससे कौन अफेक्ट होगा, हम लोग भी होंगे और प्लांट्स भी होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उससे भी अफेक्ट होंगे, एनिमल्स भी अफेक्ट होंगे, पक्षी भी अफेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स। डिजीज़ आ जाए तो उससे भी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो जो जैव विविधता है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का काम करती है, इकोनॉमिक वैल्यू। बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड असेंशियल इकोसिस्टम सर्विस दैट आर डायरेक्टली बेनिफिशियल टू ह्यूमंस, यानी जैव विविधता जो है आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि सच एज क्लीन एयर, वाटर, पोलिनेशन ऑफ क्रॉप, सोयल फर्टिलिटी एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है। मैनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स एंड टूरिज्म रिलाई ऑन बायोडायवर्सिटी फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी जो कृषि है, फार्मास्यूटिकल्स जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, और पर्यटन सहित कई उद्योग अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए जैव विविधता पर निर्भर हैं। Genetic resources, biodiversity is a vast reservoir of genetic material that can be used to improve crop yield, develop new medicines and enhance resilience to environmental changes. Genetic diversity within species provide the raw material for adaptation and evolution, ensuring their long term survival. यानी आनुवंशिक संसाधन, इस तरीके की रिसोर्सेज प्रोवाइड करना जीन से रिलेटेड, जिससे कि अच्छी क्रॉप हो सके, मेडिसिन आ सके, मतलब सारी चीज़ें चेंज हो सके, एनवायरनमेंट में चेंज लाया जा सके। जैसे कि हम लोग फसल उगाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अब की बार फसल अच्छी नहीं हुई तो अगली बार क्या है, दूसरा बीज लेके आएंगे, दूसरा जीन्स लेके आएंगे। तो ये जीन्स जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, यानी सांस्कृतिक और मनोरंजक मूल्य। तो बायोडायवर्सिटी एनरिच ह्यूमन कल्चर बाय प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन फॉर आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअल बिलीफ्स, ये भी सारे इसके अंदर आ जाते हैं। Despite its importance, biodiversity is facing numerous threats, primarily driven by human activities, यानी
भाई इसके महत्व तो है, लेकिन इससे नुकसान भी हो रहा है हम लोगों की वजह से, हमारी जो एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से। हमारी एक्टिविटीज़ क्या है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे इस तरीके की गतिविधि करते हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी, जो भी हमारा पूरा जैव विविधता है, जैव विविधता यानी जीवन विविध अलग अलग तरीके की, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो क्या है, खतरे का सामना करना उसे पड़ता है। पहला क्या है, हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन यानी पर्यावास हानि और श्रम। तो कन्वर्जन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इनटू एग्रीकल्चर, अर्बन एरियाज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द लीडिंग कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। वही जो पीछे हम बात पढ़ के आए हैं कि बहुत बड़ा बड़ा एरिया जो है वो खत्म कर दिया, वहाँ पे गाँव बसा दिए, कहीं शहर बसा दिए, कॉलोनी काट दी गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, क्या है, कंपनीज लगा दी गई हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है जितने भी पक्षी हैं। अब आप ये देखो कि हमारे जो घर हैं, आप लोगों के सब अपने अपने घर में रहते हैं। पहले के टाइम की अगर बात करें तो बहुत पक्षी आया करते थे छत पे पानी रख रहे हैं, कोई भी दाना डाल रहे हैं तो बहुत पक्षी आया करते थे। आजकल क्या है, बहुत सी जगह तो ऐसे हैं पक्षी बिल्कुल भी आते ही नहीं। हमारे घर पे बिल्कुल पक्षी नहीं आते ऊपर छत पे। तो ये क्यों हो रहा है, ये हैबिटेट लॉस ही तो हो रहा है, डिग्रेडेशन ही तो हो रहा है, यानी पर्यावरण की हानि हो रही है, क्षरण हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करना, जैसे कि पानी हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। पानी पैसों में सारा जितना भी पानी हम यूज़ करते हैं पैसों में मिलने लगेगा। ओवर फिशिंग, लोग इतने ज़्यादा फिशेस खा रहे हैं तो ये ओवर फिशिंग हो रही है। तो इस तरीके के पेड़ इतने ज़्यादा काट रहे हैं, पेड़ फर्नीचर बनाने के लिए इतने ज़्यादा काटे जा रहे हैं। तो डिफोरेस्टेशन फॉर टिम्बर एंड पाम ऑयल प्रोडक्शन, तो चीज़ों का क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रीज से वेस्ट जो निकल के आता है उससे पोल्यूशन होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ से पोल्यूशन हो रहा है, और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उससे क्या है, पूरा इकोसिस्टम जो है हार्म हो रहा है, सबको हानि पहुंच रही है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, पूरी जैव विविधता को, क्योंकि उससे सब लोग परेशान हैं, ह्यूमंस भी, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, बर्ड्स भी, सारी स्पेसीज, सारे ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे भी अफेक्ट होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एनर्जी रिसोर्सेज, क्लासिफाई द एनर्जी रिसोर्सेज, हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूज अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। एक सेकेंड। तो एनर्जी रिसोर्सेज आर सब्सटेंस और फेनोमेना दैट कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन यूजेबल फॉर्म्स फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी एनर्जी रिसोर्स क्या है, ऐसे संसाधन जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किस लिए, ह्यूमंस के लिए, हमारी एक्टिविटीज़ के लिए, हम जो यूज़ कर सकें, वो क्या है, वो एनर्जी रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दो तरीके से डिवाइड है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे से पढ़ लेंगे, वही इसके अंदर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल के अंदर फॉसिल फ्यूल आ जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, रिन्यूएबल के अंदर क्या आ जाएगी, सोलर एनर्जी आ जाएगी, वाइंड एनर्जी आ जाएगी, हाइड्रो पावर आ जाएगी, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी यानी दोबारा से हम उसे यूज़ कर सकें। सोलर एनर्जी, दिन में धूप में चार्ज करते हैं सोलर लाइट को और रात में यूज़ कर लेते हैं, फिर ऐसे ही अगले दिन करते हैं। तो इस तरीके से रिन्यूएबल यानी जो हम नवीकरण जिसका कर सकें। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, कोजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट। यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं और जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो पेड़ कट रहे हैं, उसका क्या कारण है और हम कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज इंक्लूड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी घर बना रहे हैं, उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए। नॉन टिम्बर प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि हम फ्रूट्स जो खाते हैं, नट्स यानी जितने भी मेवे हम खाते हैं, जितने भी मेडिसिनल प्लांट हम यूज़ करते हैं, मेडिसिनल प्लांट जैसे कि लौंग का पेड़ है, इलायची है, ये सब मेडिसिनल प्लांट होते हैं। इकोसिस्टम सर्विस सच एज कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, वाटर रेगुलेशन, सोयल कंजर्वेशन, यानी ये सारे फॉरेस्ट की तो रिसोर्सेज हैं, पेड़ों की तो संसाधन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, सोयल कंजर्व कर रहे हैं, वाटर रेगुलेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। दे ऑल्सो ऑफर बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, कल्चरल वैल्यू, रिक्रिएशनल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे फायदे हैं पेड़ों के, एक नहीं अनगिनत फायदे हैं फॉरेस्ट के। तो फॉरेस्ट रिफर्स टू द वेरियस प्रोडक्ट एंड बेनिफिट दैट फॉरेस्ट प्रोवाइड टू ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, यानी फॉरेस्ट वन संसाधन उन विभिन्न उत्पादों और लाभों को संदर्भित करता है। कौन कौन से, जो हमारे काम में आते हैं, हमारे यूज़ में आते हैं, एनवायरनमेंट की यूज़ में आते हैं। हम पेड़ों से कितना फ़ायदा लेते हैं, तो हमारा भी बेनिफिट करते हैं और एनवायरनमेंट का भी, जैसे कि हमें लकड़ी प्रदान करते हैं,
हमारा घर बने तो हम क्या है, हम गेट लकड़ी के चढ़ेंगे, खिड़कियाँ लकड़ी की चढ़ेंगी, फर्नीचर में काम आता है, हमारे बेड हैं, हमारी चेयर हैं, हमारी डाइनिंग टेबल है, पेपर का काम आता है, पेपर बनता है, फ्यूल बनता है। नॉन टिम्बर प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मेवे हैं, रेजिन्स हैं, मेडिसिनल प्लांट और फाइबर्स हैं, यानी रेसे वगैरह, ठीक है, फल, मेवे, रेजिन, औषधीय पौधे और फाइबर। बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट आर होम टू वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, यानी फॉरेस्ट, जंगल जो है ना वो एक घर की तरह है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए और जो एनिमल स्पेसीज, क्योंकि जंगल में इतने एनिमल्स होते हैं, इतने बर्ड्स होते हैं, इतनी सारी स्पेसीज वहाँ पाई जाती हैं, तो वो एक तरीके की क्या है, जैव विविधता है। तो फॉरेस्ट उनके लिए क्या है, घर का काम करता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, क्योंकि अलग अलग वेराइटी के प्लांट हैं वहाँ, अलग अलग स्पेसीज के एनिमल हैं, अलग अलग स्पेसीज के बर्ड्स हैं, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वाटर को फिल्टर करते हैं, सॉइल प्रिजर्व करते हैं और क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं, इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। रिक्रिएशनल एंड कल्चरल वैल्यू, फॉरेस्ट प्रोवाइड स्पेसिस फॉर रिक्रिएशन, टूरिज्म, होल्ड कल्चर, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस फॉर मैनी कम्युनिटीज। कॉजेज क्या है, डिफोरेस्टेशन यानी वनों की जो कटाई होती है उसका कारण क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन यानी क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर क्रॉप्स। अब देखो जैसे कि बड़े बड़े पेड़ हैं, हमारे खेतों में भी थे, वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं किसान, कटवा देते हैं। तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए यानी खेती बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। लाइफ स्टॉक और प्लांटेशन, एग्जाम्पल पाम ऑयल, सोया, यानी इस तरीके के पेड़ लगाए जाते हैं जिनसे खुद का फायदा हो। लॉगिंग, बहुत लीगल एंड इलीगल लॉगिंग फॉर टिम्बर एंड पेपर प्रोडक्ट, यानी लकड़ी एक तरीके से लीगल तरीके से यूज करना, इलीगल तरीके से यूज करना, पेपर प्रोडक्ट के लिए, फर्नीचर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जैसे रोड बनाना, हाईवेज, अर्बन एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। यानी पेड़ और किस लिए काटे जाते हैं कि पेड़ काट के सड़क बन रही है, रोड बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं और शहर बसाए जा रहे हैं, अर्बन एक्सपेंड कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगाई जा रही है, कंपनीज लगाई जा रही हैं, ठीक है। माइनिंग हो रही है यानी खनन हो रही है, तो वन क्षेत्रों के नीचे से खनिज और संसाधन निकालना, यानी नीचे ही नीचे खुदाई करना और उससे जो चीजें यूज किया ह्यूमंस की वो निकालना, तो खनन बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। क्लाइमेट चेंज होना, फायर, ये सारे जितने भी कारण हैं ये सारे डिफोरेस्टेशन के यानी वनों की कटाई के हैं, ठीक है। कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम फॉरेस्ट को, इस तरीके के इनिशिएटिव ले सकते हैं। कंजर्वेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेज कर सकते हैं यानी सतत वन प्रबंधन कर सकते हैं। सेलेक्टिव लॉगिंग कर सकते हैं यानी मिनिमाइज कर सकते हैं इम्पैक्ट को जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे हो रहा है। कुछ इस तरीके के प्रोग्राम हम चला सकते हैं, अपने एरिया और रिजर्व को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिश एंड एनफोर्सिंग प्रोटेक्टेड एरियाज टू कंजर्व क्रिटिकल हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी, जो चीज़ें नुकसान कर रही हैं हमारी जैव विविधता को उसे क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यानी अपनी जैव विविधता को या इकोसिस्टम को या प्लांट्स को या फॉरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व यानी डिजाइनेशन एरिया फॉर वेयर लॉगिंग एंड डेवलपमेंट आर रेस्ट्रिक्टेड, इस तरीके के ऐसे क्षेत्रों का नामित करना जहाँ कटाई और विकास प्रतिबंधित है। और रिफोरेस्टेशन कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं यानी जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पेड़ लगा सकते हैं, जहाँ से पेड़ कट रहे हैं वहाँ दोबारा पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री यानी सारे लोग मिलके प्लांटेशन कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। लीगल पॉलिसी मेजर्स कर सकते हैं, लैंड यूज प्लानिंग कर सकते हैं, इस तरीके की प्लानिंग या इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं कि हम जो ज़मीन है उस पर फॉरेस्ट लगा दें, डेवलपमेंट करें, एग्रीकल्चर करें, खेती करें। एजुकेशन के थ्रू यानी लोगों को अवेयर कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा जागरूक कर सकते हैं, पब्लिक कैंपेन चला सकते हैं। अल्टरनेटिव लाइवलीहुड यानी वैकल्पिक आजीविका यूज कर सकते हैं, जो हम प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव इनकम सोर्स फॉर कम्युनिटीज दैट डिपेंड ऑन डिफोरेस्टेशन एक्टिविटीज। बहुत लोग क्या है, पेड़ों पे निर्भर होते हैं, उनका घर उनसे ही चलता है, तो उस चीज़ से कोई दूसरा तरीका निकाल सकते हैं लाइवलीहुड का, कम्युनिटी के लिए, इनकम सोर्सेज के लिए दूसरा तरीका प्रोवाइड कर सकते हैं। इको टूरिज्म, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, पढ़ लेना, बहुत सारे पॉइंट है। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ भी इनोवेशन कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या है, पूरे एनवायरमेंट को पोल्यूट करना, यानी पूरे पर्यावरण को क्या करना, प्रदूषित करना। तो रिफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस और एक्टिविटीज, यानी इससे क्या मतलब है, अपने
पूरे एनवायरनमेंट को क्या है, दूषित करना अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा और कुछ सब्सटेंसेस के द्वारा। हम लोग ही तो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे जिससे क्या है, एनवायरनमेंट दूषित होता है, पोल्यूट होता है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है पूरे इकोसिस्टम पे, पारिस्थितिकी तंत्र पे, हम लोगों के हेल्थ पे और पूरे प्लैनेट पे। पोल्यूशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग एयर, वाटर, सोयल, नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन। पोल्यूशन के बहुत रूप हो सकते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है तो एनवायरमेंट के अंदर तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, हवा, पानी, मिट्टी, नॉइज़ जितना भी है, लाइट पोल्यूशन है, सारी तरीके के पोल्यूशन इसके अंदर आ जाते हैं। हर एक जो है वो सारे के सारे अफेक्ट करते हैं किसे, हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को। अब कौन कौन से हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए और इस चीज़ को चेक करने के लिए, तो इस तरीके के एक्ट हम बना सकते हैं, इस तरीके के लेजिस्लेशन, इस तरीके के रेगुलेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एयर को लेके एक्ट ले सकते हैं, चलाया जा सकता है, वाटर को लेके और कंजर्वेशन चीज़ों को लेके, रिसोर्सेज को लेके। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज एस्टेब्लिश की जा सकती हैं जो कि काम करेंगी इस चीज़ पे। पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी यानी नवीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता बढ़ा सकते हैं। तो प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल यानी ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि लाइट को हम कम कंज्यूम करके सोलर यूज़ कर सकते हैं, वाइंड देखो लिखा भी हुआ है, सोलर, वाइंड, हाइड्रो यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। ये तो देखो कॉमन पॉइंट है, ये बेसिक चीज़ें हैं एनवायरनमेंट के अंदर कि हम एनवायरनमेंट से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ा हथियार है पब्लिक को अवेयर करना, जनता को अवेयर करना और उसे एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग यानी हरित अवसंरचना और शहरी नियोजन कर सकते हैं और वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, जो भी वेस्ट है उसे मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज़ यानी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ऑयल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, एयर पोल्यूशन को घटा सकते हैं व्हीकल्स के द्वारा, है ना, कि भाई हम सारे एक साथ गाड़ी, अलग अलग गाड़ी में न चल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग ऑयल यूज़ ना करके इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो भाई, है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और क्या कर सकते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हैं, यानी रिड्यूस कैसे कम बढ़ाएंगे फार्मिंग को, यानी खेती को कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, खेती में क्या है केमिकल्स यूज़ ना करके ऑर्गेनिक खेती हम कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बाबा रामदेव करते हैं, है ना। Why there is a need of water management, describe in detail about the watershed management and rain water harvesting। वाटर मैनेजमेंट नाम से पता चल रहा है पानी को मैनेज करना, तो ये एक प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाया मैनी प्रैक्टिसेस विच आर डिफाइंड बाय मैनी पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। यानी जो पानी है, जल का प्रबंधन करना, उसको डेवलप करना, इस तरीके की प्लानिंग करना कि इस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल होना कि हम पानी का प्रबंध कर सकें, पानी को मैनेज कर सकें। देयर इज अर्जेंट नीड फॉर वाटर मैनेजमेंट ड्यू टू सेवरल क्रिटिकल फैक्टर्स, यानी अर्जेंट नीड क्यों है पानी को मैनेज करने, कई महत्वपूर्ण कारक के कारण जल प्रबंधन का तत्काल आवश्यकता है। क्यों, बढ़ती मांग। भाई जब आज हम पानी का मैनेजमेंट करेंगे, आज हम पानी को बचाएंगे तो बढ़ती आबादी है, बढ़ती मांग है, उसके लिए हम पानी को बचा सकेंगे जिससे कि वो लोग भी यूज़ कर सकें, आने वाली पीढ़ी। पानी की कमी हो रही है, भूजल में अत्यधिक दोहन, नदी के प्रवाह में कमी और सूखे के कारण कई क्षेत्रों में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर वाटर के रिसोर्सेज होंगे, वाटर को मैनेज करने के रिसोर्सेज होंगे तो हम ऐसी जगह पे भी पानी यूज़ कर सकेंगे या पानी पहुंचा सकेंगे जहां पानी की कमी हो रही है। जलवायु परिवर्तन हम कर सकते हैं, यानी मौसम के मिजाज में बदलाव, कम बर्फबारी और परिवर्तित वर्षा चक्र पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। प्रदूषण है, जितना पोल्यूशन हो रहा है ये पानी को खराब कर रहा है, साफ पानी की उपलब्धता क्या हो रही है, कम हो रही है। कृषि आवश्यकता है, कृषि में जो पानी एक प्रमुख उपभोक्ता है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुशल जल प्रबंधन की आवश्यकता है, यानी भाई खेतों के लिए पानी की ज़रूरत है, वहाँ एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है कि वीक में या महीने में एक बार पानी दे दिया और पेड़ चले जाएंगे या खेती हो जाएगी, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम प्रबंधन करेंगे।
और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण यानी मीठे पानी पर निर्भर पूरा, भाई सब मीठे पानी पर ही निर्भर हैं, हम लोग भी, और जितना भी इकोसिस्टम है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी स्पेसीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? फ्रेश वाटर पे, क्योंकि पीते वो सही है ना। तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके के वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखो पानी भर सकते हैं, है ना। वाटरशेड मैनेजमेंट यानी जल विभाजन प्रबंधन। तो वाटरशेड मैनेजमेंट इन्वॉल्व द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर वाटरशेड which the area of land that drains rainfall and snow melt into a common outlet such as river lake। इस तरीके का हम विभाजन कर सकते हैं कि जो बारिश आती है वो इस तरीके की, मतलब जैसे नदियाँ हैं, बारिश आ रही है तो कहते हैं ना कि ये वाली जो नदी है ये ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, इसका पानी हाई जा रहा है, तो यानी उसमें पानी आ जाता है, उसका विभाजन हो जाता है, प्रबंध हो जाता है, वो वाटरशेड मैनेजमेंट है। जो बर्फ़ पिघलती है तो इस तरीके की हम चीज़ें बना सकते हैं कि बर्फ़ पिघल के जो पानी बने वो वेस्ट ना जाए, वो क्या हो जाए? इकट्ठा हो जाए किसी भी नदी में, किसी भी झरने में, किसी भी झील में, किसी भी महासागर में। इफेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट एम्स टू बैलेंस द एनवायरनमेंट। अगर जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, जल का विभाजन हो रहा है, अगर उसका प्रबंध अच्छा है तो हम पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। कौन से की एस्पेक्ट हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के? सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन यानी इंप्लीमेंटिंग मेजर टू रिड्यूस सोयल इरोजन एंड रिटेन वाटर इन द सोयल सच एज कॉन्टोर प्लोइंग, टेरेसिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स। यानी हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तरीके अपना सकते हैं जो हमारी मिट्टी की परत खराब हो रही है, सोयल इरोजन को कम कर सकते हैं और वाटर को रिटेन कर सकते हैं सोयल के अंदर। वेजिटेटिव कवरिंग कर सकते हैं, वाटर रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं, लैंड यूज प्लानिंग इंटीग्रेट कर सकते हैं और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज। जो बारिश का पानी है उसे हम बाद में यूज कर सकें, उस प्रोसेस को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल छाजन। बारिश का पानी हो, बहुत तेज बारिश हो रही है, पानी बेकार जा रहा है, बेकार जाने की बजाय हम उसे स्टोर कर सकते हैं जिससे कि हम उसे बाद में यूज़ कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश का पानी हम कैसे यूज़ करेंगे? तो बारिश का, अब देखो जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो लोग गांव के हैं, जिन्होंने खेती बाड़ी कर रखी है, की होगी, घर में पहले हुई होगी, तो अब बारिश का पानी कैसे खेतों में यूज़ होता है? एक तो ये है कि सीधा खेतों में आके गिर रहा है, दूसरा कहते हैं नहर आ रही है, तो नहर कहाँ से आती है? पीछे पानी स्टोर कर लेते हैं, है ना। फिर जो एरियाज़ में नहर बनी हुई हैं उन नहर में पानी छोड़ देते हैं और वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी खेतों में चला जाता है। लोग खेतों में वहाँ पाइप डाल के रखते हैं और जब नहर आती है, नहर के पानी से खेतों को भर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी बारिश के पानी को यूज़ करना बाद में। ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है, यानी जो ये इनिशिएटिव है, जो ये कदम है, जो ये अभ्यास है, in mitigating water scarcity, reducing dependency on groundwater and improving water availability for various purpose। यानी जो इनिशिएटिव है, जो ये काम है, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो जो पानी की कमी है, जो पानी की कमी की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। और हम जो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड रहते हैं ना कि भाई धरती के नीचे से पानी आएगा तभी हमारे खेत भरेंगे, या जब भी हम कोई काम करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में हम पानी यूज़ करेंगे, तो उस पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे, उसकी डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो पानी है वो अलग अलग पर्पज़ में यूज़ हो सकेगा। दो तरीके की वाटर हार्वेस्टिंग है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी छत पर पानी का इकट्ठा कर लेना, छत पे हम कलेक्ट कर सकते हैं पानी को, किसी भी रूफ टॉप पे कलेक्शन कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, यानी दोबारा से उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यानी छत पे कोई ऐसा काम कर लें, ऐसी चीज़ कर लें जिससे कि हम पानी को इकट्ठा कर लें। दूसरा सरफेस रन ऑफ, कुछ इस तरीके का एरिया कवर कर सकते हैं जहाँ पे हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल कैचमेंट एरियाज आर यूज टू कलेक्ट सरफेस रन ऑफ, यानी सतही अपव्यय को एकत्रित करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम जल ग्रहण क्षेत्रों का उपयोग किया जा सकता है। स्टोरेज स्ट्रक्चर हो सकते हैं, रिचार्ज सिस्टम हो सकता है। कोई भी जो ये क्या बोलते हैं, तालाब हैं, तालाब में देखो आप, गाँव के जो झोड़ होते हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तालाब में पानी इकट्ठा कर सकते हैं, बांध में इकट्ठा कर सकते हैं, टैंक्स में, जहाँ पे जो बाद में किस चीज़ के लिए यूज़ आएगा? एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए। डोमेस्टिक में तो आएगा नहीं, घर में कौन बारिश का पानी यूज करेगा, है ना। बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, इसका फ़ायदा क्या है? लाभ, तो भाई वाटर अवेलेबल हो जाएगा, है ना। वाटर को हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक में। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी कहते नहीं वो क्या बोलते हैं,
चोया, चोया बोलते हैं कि पानी का पॉइंट ऊपर आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा उस वर्ड को क्या बोलते हैं जो घरों में यूज होता है। फ्लड मिटिगेशन, बाढ़ शमन यानी रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लड, जो बाढ़ आती है उसका रिस्क कम हो जाएगा। और सोयल कंजर्वेशन, मिट्टी ठीक हो जाएगी, सोयल कंजर्व कर सकेंगे, बचा सकेंगे, जो सोयल फर्टिलिटी है उसे हम बढ़ा सकेंगे। प्रोडक्टिविटी जो है, जो यानी जो उपज हो रही है, जो खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, उसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकेंगे। इकोसिस्टम भी हेल्दी रहेगा। डिस्कस द मीनिंग, कोज एंड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके कारण और प्रभाव बताने हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? एक नेचुरल प्रोसीजर जो पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, यानी हमारी सन से क्या है, सन से एनर्जी आ रही है, सन से लाइट आ रही है, उससे हमारा जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म हो रही है। तो इसका कुछ भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और शेष जो है अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे ग्रह क्या है, गर्म हो जाता है, जिससे हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाती है। यह पृथ्वी अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है, नहीं, जिससे गर्मी प्रोड्यूस होती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी होती है। वायुमंडल की जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये CO2 है, मीथेन है, H2 है, जल वाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। इस अवरक्त विकिरण को अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करती है, जिससे गर्मी फंस जाती है। वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को उस स्थिति में तुलना में अधिक गर्म रखना जब गर्मी सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। यह प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव। देखो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये हमारे लिए, हमारे जीने के लिए आवश्यक भी और सही है, लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ जाएं, जैसे कि CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाए, जैसे कि जो ये CO2 वगैरह ये चीज़ें अगर ज़्यादा बढ़ जाएं तो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो जाएंगे, हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रह के जो तापमान को, पारिस्थितिक तंत्र को और मानव जीवन के लिए उपयुक्त स्तर बनाए रखने के लिए बढ़िया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFCs है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये हमारे लिए हार्मफुल कब साबित होती हैं? जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, जब पेड़ पौधे ना लगे, तो ये चीज़ें हमारे लिए हार्म क्रिएट करती हैं। कोज क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? क्या, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, किस वजह से गैस प्रोड्यूस हो रही हैं? तो एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू द इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू एडिशनल ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम इस तरीके की कोई गतिविधियां कर रहे हैं जिससे ये चीज़ें एमिट हो रही हैं, जिस चीज़ से ये बढ़ रही हैं। तो पहला कोज क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, यानी कोयला जलाना, ऑयल, नेचुरल गैस फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन, रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। डिफोरेस्टेशन, पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। कटिंग डाउन फॉरेस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन एब्जॉर्ब CO2 while the decay and burning of trees release stored carbon back into the atmosphere। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इस तरीके की एग्रीकल्चर, इस तरीके की कृषि पद्धतियाँ हम अपना रहे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक ज़्यादा हैं। जैसे कि राइस पैडीज एमिट मीथेन ड्यू टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन, यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजेशन रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड, यानी जो हम फर्टिलाइजर्स, जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपनी खेती बाड़ी में, जो खाद उर्वरक जो हम यूज़ कर रहे हैं, उससे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। जो हम चावल उगा रहे हैं उससे एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, मीथेन निकल के आ रही है उससे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? हार्मफुल हैं। इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ हो रही है जिससे कि CO2 रिलीज़ हो रहा है ना, और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज। इंडस्ट्री के केमिकल जैसे कि CFC उससे रिलीज़ हो रहा है, HFCs उससे रिलीज़ हो रहा है। यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एरोसोल्स आर पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज, यानी जो हमारे फ्रिज वगैरह हैं, रेफ्रिजरेशन है, उसमें भी यूज़ होती हैं ये। इफेक्ट क्या है ग्रीन हाउस, मतलब इसका प्रभाव क्या है? वैसे तो ये ठीक है पारिस्थितिक तंत्र के लिए, लेकिन अगर ये गैसेस ज़्यादा एमिट हो रही है, ज़्यादा रिलीज़ हो रही हैं, तो इनका प्रभाव क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इट इज़ द फिनोमेनन ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे 47 टेम्परेचर अब चल रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये हार्मफुल ही तो है हम सब के लिए। तो मेन कोज फॉर एनवायरमेंटल इशू इन द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज CO2 एंड मीथेन रिलीज बाय द, जो CO2 सबसे ज़्यादा है और मीथेन जो रिलीज हो रही है किससे हो रही है? फॉसिल फ्यूल से हो रही है। जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, पेट्रोल, डीजल, ये गैस हम यूज़ कर रहे हैं, कोयल हम यूज़ कर रहे हैं, जितना भी ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या रिलीज़ हो रही है? CO2 और मीथेन यूज़ हो रही है ना। हम जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज से बहुत सारी गैस निकल रही है और हमारी एक्टिविटीज़ से, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अल्टरेड वेदर पैटर्न रिजल्ट इन चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन लीडिंग टू ड्रॉट इन सम रीजन्स एंड इंक्रीज रेनफॉल्स इन अदर। किसी एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और किसी एरिया में भुखमरी हो रही है, बिल्कुल सूखा पड़ रही है,
ठीक है। मोर इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन्स, फ्लड्स एंड वाइल्ड फायर्स, यानी क्या हो रहे हैं, तूफान आ रहा है, बाढ़ और जंगल की आग जैसी अधिक तीव्र और बार बार होने वाली चरम मौसमी घटनाएं, उनकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। सी लेवल बढ़ रहा है, ओशन में एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी अम्लीय वर्षा जिसे हम कहते हैं, एसिड रेनफॉल हो रही है। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, यानी चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन पैटर्न अफेक्ट क्रॉप याइल्ड एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अब जो ये टेम्परेचर है ये ऐसा नहीं है हम लोगों को इफेक्ट करता है या हमारे लिए हार्मफुल है, जो फसल है उसके लिए भी यह हार्मफुल है, जो हमारा जीवन है, उत्पादकता है, जो हमारी पैदावार है, इन चीज़ के लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, इससे क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी और फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हेल्थ इम्पैक्ट, हमारी हेल्थ भी इससे इम्पैक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है, हम लोग बीमार हो रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारी डिजीज़ पैदा हो रही है, जैसे मलेरिया है, डेंगू फीवर है। जब बारिश पड़ेगी तो मच्छर पैदा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। तो मेन सोर्सेज हमने वाटर के पढ़ लिए हैं कि सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर और आइस कैप है, ये सारे सोर्सेज हैं। कोज ऑफ इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की बढ़ती कमी के कारण क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो पानी की डिमांड बढ़ रही है, उसका कारण क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यानी हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पानी का, पोल्यूशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, बेवजह भी पानी यूज़ कर रहे हैं। सजेशंस फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर, सजेशन क्या है, यानी जल के उचित उपयोग हेतु सुझाव क्या है, वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं, इस तरीके के इरिगेशन हम यूज़ कर सकते हैं, कुशल सिंचाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो बारिश का पानी है उसे इकट्ठा कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, वाटर रिसाइकलिंग या रीयूज़ कर सकते हैं, पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। वाई इंडिया इज कंसिडर्ड अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, एक्सप्लेन, भारत को एक विशाल विविधता वाला देश क्यों माना जाता है। तो इंडिया इज कंसिडर्ड मेगा डाइवर्सिटी नेशन ड्यू टू इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, जिसके अंदर सारी वेराइटीज आ जाती हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सारी चीज़ आ जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में एक रिच इकोलॉजिकल हेरिटेज है, यानी विशाल विविधता वाला हमारा देश माना जाता है। कुछ फैक्टर हैं जो योगदान देते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। पहला है ज्योग्राफी डाइवर्सिटी। तो इंडियाज वास्ट एंड वेराइड लैंडस्केप इंक्लूड डाइवर्स इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट। देखो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, वेटलैंड्स हैं, माउंटेन है, झरने हैं, डेजर्ट हैं और कोस्टल रीजन्स इसके अंदर शामिल है। ईच इकोसिस्टम सपोर्ट अ यूनिक एरे ऑफ फ्लोरा एंड फोना अप्लाइड टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी हर एक इकोसिस्टम जो है, हर एक चीज़ जो है, डाइवर्स इकोसिस्टम है, एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो यानी भौगोलिक विविधता है। दूसरा क्या है, स्पेसीज रिचनेस, यानी बहुत सारी स्पेसीज हमारे यहाँ पाई जाती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, यानी बहुत सारी वैरायटी हम उसे कह सकते हैं। लेकिन वैरायटी वर्ड सही नहीं रहेगा, स्पीसीज सही रहेगा, अलग अलग जीन्स वाली। तो इट रैंक्स अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद 1000 ऑफ एंडेमिक स्पीसीज फाउंड नाउवेयर एल्स ऑन अर्थ। ठीक है। एंडेमिज्म यानी स्थानिकवादता, इंडियन हार्बर्स न्यूमरस एंडेमिक स्पेसीज मीनिंग दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली विद इन इट्स बॉर्डर। दीज इंक्लूड आइकॉनिक स्पेसीज लाइक बंगाल टाइगर, यानी बहुत सारे जो हैं वो लुप्त भी हो सके, इंडियन एलिफेंट, इंडियन राइनासोर्स, या फिर बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, एसिटिक लोयन एज वेल एज मल्टीट्यूड ऑफ लेजर नॉन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है। तो भारत के कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसका अर्थ है कि वे विशेष रूप से इसकी सीमाओं के भीतर पाई जाती हैं। इसके अंदर बंगाल टाइगर है, भारतीय हाथी है, भारतीय गैंडा है, एशियाई शेर है और जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियां, साथ ही बहुत से कम ज्ञात पौधे और जानवर इसके अंदर शामिल हैं। रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारी, यानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तो इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन और इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम्स आर डीपली इंटरवाइंड विद इस नेचुरल एनवायरनमेंट। मैनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स और बिलीफ सिस्टम, यानी हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो जो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं होती, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे बिलीफ, बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाए रख रही हैं, जो हमारे जैव विविधता में भी योगदान देती हैं अपना। ठीक है। बहुत सारे हॉट स्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड वैल्यूएबल इकोसिस्टम, जैसे कि बहुत पारिस्थितिक तंत्र हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, पोलिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर,
वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, सॉइल फर्टिलिटी यानी जो मिट्टी है उसे उपजाऊ बनाती है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, फॉरेस्ट को, फिशरीज को, टूरिज्म को और बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया जो है मेगा डाइवर्सिटी स्टेटस अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट टू प्रिजर्व इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता को अच्छा रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, चीज़ों को कंजर्व किया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, पूरे इकोसिस्टम को कोई दिक्कत ना हो, यानी सभी का वेलबींग हो, सभी का वेलफेयर हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल पोल्यूशन? लास्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट नहीं है भाई, सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, चलो पढ़ते हैं। बोर हो गए होगे तुम। थर्मल पोल्यूशन, अब बड़ी क्लास इसलिए बनानी पड़ रही है, पूरी बुक मतलब एक या दो ही क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे टॉपिक एक साथ एडजस्ट करने पड़ते हैं, इतनी सारी स्लाइड्स होती हैं और इतनी लंबी क्लास देखना सच में कमाल की बात है। तो इसे पार्ट्स में देख लेना, एक साथ इतनी लंबी क्लास नहीं देख पाएंगे, बोर हो जाएंगे, नींद आने लगेगी, तो पार्ट्स में करके देख लेना। आपका 27 में आपका पेपर है ना, तो अभी आपके पास टाइम है, स्पीड बढ़ा के देख लेना, काट के देख लेना, ठीक है। और पीडीएफ में दे दूंगी, खुद से भी रीड कर लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल पोल्यूशन? डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन, यानी तापीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तापीय प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन करें। थर्मल पोल्यूशन रिफर्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर या फिर हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी बढ़ने की वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, जो पानी की गुणवत्ता है वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, ख़राब होती जा रही है। When water temperature rise or fall outside of their natural range, it can have detrimental effect on aquatic ecosystem and the organisms that inhabit them. या तो पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, यानी नेचुरल रेंज जो है ना, अगर उससे बाहर कोई भी चीज़ जा रही है तो वो कोई कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या इफेक्ट कर रही हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं, यानी फ्रेश वाटर को, मैराइन वाटर को अफेक्ट कर रही हैं। और जब ये अफेक्ट होगा तो इससे ऑर्गेनिज्म भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम पानी से ही तो जीवित हैं। हम भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। सोर्सेज क्या है थर्मल पोल्यूशन के, यानी तापीय प्रदूषण के स्रोत क्या है, पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, मैनी पावर प्लांट, स्पेशल कोयल फायर्ड एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट use water as a coolant to dissipate heat generated during electricity generation. The heated water is discharged back into rivers, lakes or coastal area, raising the temperature of the receiving water bodies. यानी थर्मल पावर प्लांट जो हैं उनकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं कि वो क्या करते हैं, कोयला आधारित और परमाणु जो ऊर्जा है उसका संयंत्र करते हैं, बिजली उत्पादन के दौरान उत्पन्न गर्मी को खत्म करने के लिए पानी का यूज करते हैं। तो उस गर्म पानी जो है वो नदियों में जाता है, झीलों में जाता है, उसकी वजह से जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो गड़बड़ा जाता है, यानी जो एवरेज नेचुरल रेंज है पानी की वो ऊपर नीचे हो जाती है। इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल प्लांट, रिफाइनरीज एंड मेटल प्रोसेसेस फैसिलिटीज रिलीज हीटेड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बाय देयर ऑपरेशन, यानी कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी यूज़ कर रहे हैं पानी का, और जो पानी फिर रिलीज़ हो रहा है वो गर्म पानी रिलीज़ हो रहा है, उनका मतलब जो बाय प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो हीटेड वाटर आ रहा है, तो उसकी वजह से भी पानी का टेम्परेचर जो है ख़राब हो रहा है, पानी जो है डिग्रेड हो रहा है। कूलिंग सिस्टम जो है इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज़ में जैसे कि एयर कंडीशन लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर यूनिट लगी हुई हैं, और कैन डिस्चार्ज वार्म वाटर बाय नियरली वाटर बॉडीज़, और उनसे निकलता कैसा है, गर्म पानी। अब जैसे एसी मान लो, चलो एसी क्या है, हम लोग ठंडे में रहते हैं, लेकिन एसी एसी के पीछे जो पानी निकलता है, यानी जो ह्यूमिडिटी है, जो हुमस है, उसका ही तो पानी बनता है, तो पानी कैसे निकलता है, बिल्कुल गर्म। तो इसी तरीके से अगर बड़े लेवल पे बात करें, जो एयर कंडीशन लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेशन यूनिट लगी हुई हैं, उनसे जो पानी डिस्चार्ज होता है वो गर्म पानी, वार्म वाटर आता है, ठीक है, तो वो भी पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। अर्बनाइजेशन, स्टोर वार्म रन ऑफ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी अर्बन एरियाज विद एक्सटेंसिव impervious surface such as pavement and buildings absorb heat and warm surrounding water bodies when rain water run off into streams and river, यानी तूफानी पानी का बहाव या अपशिष्ट जल उपचार पढ़ लेना। डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस, यानी जो वनों की कटाई हो रही है, भाई पेड़ लगाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर
अपने इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखना है तो पेड़ बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। हर चीज़ का जो उपाय है ना, इकोसिस्टम कहीं ना कहीं पेड़ों से हर तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे गैसेस के मामले में, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, हर चीज़ के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। लॉस ऑफ राइपेरियन वेजिटेशन, अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी तटवर्ती वनस्पति का नुकसान हो रहा है, शहरीकरण और कृषि अफवाह, यानी क्या है, लैंड किसके लिए यूज़ हो रही है, अर्बनाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही है। इसकी वजह से भी वाटर का टेम्परेचर जो है वो नेचुरल रेंज से ऊपर नीचे हो रहा है। माइनिंग एक्टिविटी, सरफेस माइनिंग हो रही है, यानी सुरंगें बनाई जा रही हैं नीचे नीचे, या फिर कुछ भी खनिज पदार्थ निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए, इसके के लिए सरफेस माइनिंग की जा रही है। जियोथर्मल एनर्जी यानी जियोथर्मल पावर प्लांट। इफेक्ट क्या है थर्मल पोल्यूशन का, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रही है, यानी पर्यावास का क्षरण हो रहा है। फिश किल्स यानी मछलियाँ मर रही हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये गर्म पानी होगा, नदी में इन सब चीज़ में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मर जाएंगे, जो पानी में रहते हैं जीव वो तो मर जाएंगे अगर पानी गर्म रहेगा, है ना। एल्गल ब्लूम्स यानी शैवाल का खिलना। माइग्रेशन अल्टरेशन यानी प्रवास परिवर्तन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का लॉस हो रहा है, वाटर क्वालिटी खराब हो रही है। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एन इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल प्रायोरिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो क्यों जरूरी है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है एज ए एनवायरमेंटल प्रायोरिटी, यानी आनुवांशिक विविधता का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्राथमिकता क्यों है, विस्तार से चर्चा करें। तो कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अ क्रूशियल एनवायरमेंट प्रायोरिटी फॉर सेवरल रीजन। जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पेसीज। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, आनुवांशिक विविधता क्या होती है, जितने भी स्पेसीज हैं उनके जीन्स अलग अलग हैं, तो वैरायटी ऑफ जीन्स जब पाए जाते हैं तो उसे बोला जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब देखो फल देख लो, फलों में फल भी अलग अलग तरीके के हैं, बर्ड्स देख लो वो भी अलग अलग तरीके के हैं, तो सब में क्या है अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं, अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं, तो वो क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी है, क्या है आनुवांशिक विविधता है। इट इज़ असेंशियल फॉर द हेल्थ, सर्वाइवल एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। ये हेल्थ के लिए भी सही है, सर्वाइवल के लिए भी सही है, और स्पेसीज की जो अनुकूलनता है, जो एडेप्टेबिलिटी है, या इकोसिस्टम की जो एडेप्टेबिलिटी है उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, Here are key reasons why conserving genetic diversity is important। हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहते हैं, उसका रीज़न क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो एडेप्टेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, जिससे कि जो एनवायरमेंट में जो चेंजेस आए, पर्यावरण में जो चेंजेस हैं उनके अनुकूल हम अपने आप को बना सकें। तो चेंज, क्लाइमेट चेंज, जेनेटिक डाइवर्सिटी एलो स्पेसीज, यानी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो आनुवांशिक विविधता है, जो स्पेसीज हैं वो जिससे कि टेम्परेचर को, क्लाइमेटिक कंडीशन को अनुकूल बना लें, यानी उसमें रह सकें, इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल सिलेक्शन हो सके इन अ डाइवर्स जीन पूल, नेचुरल सिलेक्शन कैन फेवर इंडिविजुअल्स विद एडवांटेजियस ट्रेड्स हेल्पिंग द स्पीसीज सर्वाइव एंड इवोल्व ओवर टाइम। टाइम टू टाइम इवोल्व होते रहें, देखो नई नई जीन्स आएंगी तभी तो इवोल्यूशन होगा, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन हो सके यानी प्राकृतिक चयन हो सके। डिजीज रेजिस्टेंस यानी हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस यानी जनसंख्या का स्वास्थ्य और रोगजनक का प्रसार हो सके, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी एनहांस द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू रेजिस्ट डिसीज, यानी डिजीज से हम लड़ सकें, रोगों से लड़ने की हमारे अंदर जो क्षमता है वो डेवलप हो सके। जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन इज मोर ससेप्टेबल टू बीइंग वाइप्ड आउट बाय अ सिंगल डिजीज और पेस्ट, यानी आनुवंशिक रूप से समान जनसंख्या एक ही बीमारी या कीट द्वारा नष्ट होने के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। आप जैसे कि देखो कि कहते हैं कीड़े बीमारी लगे, अब गेहूँ है, जैसे गेहूँ है, चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, तो इनमें कहते हैं कीड़ा लग गया, बीमारी हो गई। अब एक जैसी स्पेसीज सब में लगेगी तो सारे गेहूँ को खराब कर देगी। अब कहते हैं कि इस बार बीज बदल के बो दो, है ना, कहते हैं ना। तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी दूसरा बीज अगर हम उगाएंगे तो क्या पता उसमें वो कीड़ा ना लगे। आपने घर में कहते सुना होगा कि दूसरे वाला बीज बो देंगे उसमें कीड़ा नहीं लगता है, तो यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी यानी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक रेजिलियंस, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स यानी फसल और पशुपालन लचीलापन, प्रजनन कार्यक्रम पढ़ लेना। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग, बायोडाइवर्सिटी, हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन स्पेसीज कंट्रीब्यूट ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, यानी जब क्या बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, क्या है अनुवांशिक विविधता जब होगी तो वो अपना योगदान देगी किसमें, जैव विविधता में। ठीक है, जो कि सपोर्ट करेगा पूरे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को। भाई पूरा इकोसिस्टम स्टेबल हो जाएगा, अलग अलग जीन्स जब होंगी
चाहे वो प्लांट्स में ले लो, चाहे वो बर्ड्स में ले लो, चाहे वो एनिमल्स में ले लो। तो डाइवर्स इकोसिस्टम आर बेटर एबल टू प्रोवाइड असेंशियल सर्विस जीभ भी लड़खड़ा रही है, सच एज पॉलिनेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड वाटर प्योरिफिकेशन। यानी विविध जो पारिस्थितिकी तंत्र है पोलिनेशन में काम आएगा, पोषण चक्र में और जल शुद्धिकरण में जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में बेहतर सक्षम है। ठीक है। कल्चर एंड इकोनॉमिक वैल्यूज, ट्रेडिशनल नॉलेज, इकोनॉमिक बेनिफिट, ट्रेड कर लेना। कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी जो लुप्त हो रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज हैं जो लुप्त हो रहे हैं उसे भी बचाया जा सकता है। ठीक है। रिकवरी प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। थ्रेट्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी आनुवंशिक विविधता को क्या खतरा है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट रिड्यूस द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड आइसोलेट दैम लीडिंग टू लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी जो नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक आवास है, उसका लॉस होना, उसका डिस्ट्रक्शन होना, इससे क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी का भी लॉस होगा। जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु में तेजी से बदलाव प्रजातियों को अनुकूलन क्षमता को कमजोर करता है, यानी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बहुत सारी स्पेसीज जो हैं उन्हें अफेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभावित होती हैं। ठीक है। प्रदूषण की वजह से भी प्रभावित होती हैं, अत्यधिक दोहन की वजह से प्रभावित होती हैं और आक्रामक प्रजातियों की वजह से भी। कंजर्व कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हम बना सकते हैं। तो एस्टेब्लिश कर सकते हैं इस तरीके के एरियाज जहाँ पे हम उनके आवास को कंजर्व कर सकें, स्पेसीज को सपोर्ट दे सकें, जैसे कि एक्स-सीटू कंजर्वेशन है, इन-सीटू कंजर्वेशन है। प्रोवाइडिंग जेनेटिक मटेरियल आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट सच एज सीड बैंक। सीड बैंक क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन्स, जहाँ पे हम सीड्स को कंजर्व करके रखते हैं। आप हाइब्रिड की सीड लेने जाते हैं तो आप क्या लेते हैं, हाइब्रिड, कोई भी अलग अलग स्पेसीज, आप अलग अलग जीन्स के बीज ले सकते हैं कि ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला बीज दो। तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। हैबिटेट रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, सस्टेनेबल इस तरीके के सतत प्रयास कर सकते हैं, रिसर्च और मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इस तरीके की पॉलिसी बना सकते हैं कि हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, प्रमोट कर सकें। ठीक है। बहुत बड़ी क्लास हो गई है, होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कहीं से कुछ गड़बड़ हो या समझ नहीं आई हो दोबारा देख लेना, पीडीएफ रीड कर लेना। कोई भी अगर त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ़ी। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखो एक बार में एक बुक कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, और इस तरीके की मतलब जो आपकी वो बुक हैं, कॉमन बुक्स हैं, वो तो चलती आ रही हैं, लेकिन जो आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं या फिर जो एडिशनल जो बुक्स होती हैं, एक दिन में कराना बहुत बर्डन हो जाता है ना। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना कॉलेज विद भावना को, लाइक शेयर कर देना। बाकी देखते हैं और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर कुछ हो पाएगा तो, बाकी सब्जेक्ट का, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सब्जेक्ट कराना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे मैं सब कुछ अपलोड कर दूँगी इस चैनल पे। अब तो ये प्रेशर में मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन जब बिल्कुल शांत दिमाग होगा तब मैं अपलोड कर दूँगी, यानी आने वाले जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है। तो बाय बाय।